क्या लेट आने का आदत हो गया लोगों का, बहुत गलत बात है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है और पंचुअलिटी नहीं है, ये बहुत गलत आदत है। एकदम पंचुअल रहना चाहिए, टाइम है तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए, है ना। 1 सेकंड भी लेट होने का मतलब है आप पंचुअल नहीं है, ये गलत आदत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टाइलिश कहाँ है? स्टाइलिश, पहले बोर्ड स्टार्ट करिए। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इकोनॉमिक्स का क्लास है ना, पता है इकोनॉमिक्स का क्लास है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ, बताइए। ये बताइए, आप सिलेबस देखे हैं अपना बढ़िया से? बीपीएससी प्री और मेंस दोनों का सिलेबस देखे हैं? कितने लोग सिलेबस देखे हैं? सिलेबस देखे हैं या नहीं आप लोग? देखे हैं? बताइए इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा टॉपिक आता है? लिखा हुआ है कुछ? यही गड़बड़ है। जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि आप देखिए पहले सिलेबस। पहले ही मत देखिए, बल्कि मेरा मानना यह है कि आपके स्टडी टेबल के सामने हमेशा सिलेबस रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आप लोग करते क्या है, पढ़ने का स्ट्रक्चर गलत ये है कि आप लोग उठाते हैं, टीचर जो बोला वही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टीचर का पढ़ना है, बिल्कुल आप फॉलो करिए, सही बात है, लेकिन आपको खुद से एनालिसिस करना होगा। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके जिला में किसी नेता का फोन आया, सुनो ऐसा है, तुम इस स्कीम को पास कर दो, फटाक दे उठा के कॉपी साइन कर दीजिएगा, पास कर दीजिएगा। कि आप अपने विवेक, आप अपने नॉलेज, आप अपने जितने भी कॉन्शियसनेस है उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे आप अपने नॉलेज, अपने विवेक का यूज करेंगे कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जनता के लिए ठीक है या नहीं है। यही आप लोगों की गलती है। अब सिविल सर्विस की तैयारी इतना क्यों डीप कराया जाता है? क्या इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम काम आने वाला है? आप अधिकारी बन जाइएगा तो, सीओ बीडीओ एसडीएम बन जाएगा तो कहीं इकोनॉमिक्स आपके लाइफ में काम आएगा? नहीं। लेकिन आपको सिखाया जाता है कि आप टीचर जो बताता है, सिलेबस जो आता है, बुक में जो लिखा है, इन तीनों से आप मेन चीज निकाल के और तब आप रिजल्ट को क्वालिफाई करिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए। इसलिए ये काम आपको किया जाता है कि इतना टफ एग्जाम लिया जाता है, इतना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कम से कम 1 साल का प्रोसेस होता है ना बीपीएससी। क्यों होता है? बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी तो 1.5 साल का होता है। इसलिए होता है ताकि आप अपने आप को निखार के बेहतर बना सकें। और ये चीज बहुत गलत है कि यदि आप खुद को बहुत विलंब आ रहे हैं आप लोग, क्यों? गलत बात है। एकदम टाइमली आया करिए। टीचर को लेट आए कोई बात नहीं है, आप लोग को एकदम टाइमली आना चाहिए। 9:30 टाइम है तो 9:30 तक एट एनी कंडीशन आपको क्लास में बैठना चाहिए। ये भी आपके डिसिप्लिन मैनर का एक चीज है, समझ गए? ये भी एक थिंग है जिसको आपको सीखना चाहिए। आप कभी किसी ऑफिस में जाइएगा, डीएम आवास में जाइएगा, तो डीएम का यदि टाइम 9:30 है तो देखिएगा कि वो एकदम 9:29 पे एग्जैक्ट अपने ऑफिस में चला जाएगा, वो चाहे कुछ भी हो। क्यों इतना बड़ा गाड़ी दिया जाता है, इतना सुविधा दिया जाता है, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको आना है तो आपके लिए 2-2 एसी गाड़ियां सरकार अलॉट करती हैं, इसलिए अलॉट करती हैं कि आपको कोई दिक्कत हो। आपको क्या लगता है इसलिए करते हैं कि आपको आप रिहायशी दिखाने के लिए? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सोच रहे हैं तो गड़बड़ बात है, भुला जाइए, ये सब मैनर निकाल दीजिए अपने दिमाग से। अब रहना है अपने लाइफ में। सिलेबस को क्या करना है, लिख लेना है एक पेज पे, समझ गए? आज जाने के बाद वैसे सिलेबस तो मैं बताऊंगा आज क्या क्या आने वाला है, लेकिन आपका काम ये होना चाहिए जो टीचर बता रहा है उसको चेक करिए, जाके घर पे निकालिए घटना चक्र, आने वाले सभी क्वेश्चन को देखिए और देखिए टीचर सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं कि टीचर जो बताया उसको आप पढ़ते चले गए, लगे अंधभक्त हो गए, बिल्कुल गलत बात है। अपने आप को टेस्ट करिए, टीचर के कंटेंट को देखिए, टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, वो हम हो या कोई हो, समझ गए बात? इस मामले में थोड़ा भी कोताही नहीं बरतना है। आपका काम ये होना चाहिए, सिलेबस को पहले, आज इकोनॉमिक्स था, कितने लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख के आए हैं आप लोग? नहीं आए हैं ना, गड़बड़ बात है। पूरा जो है आपका ये काम होना चाहिए कि सिलेबस को देख के आना है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर को कैसे पढ़ाना है, ये सब आपका काम होना चाहिए। उसके बाद टीचर का काम है, तब टीचर जो है कि आपको बताएगा किस डायरेक्शन में चलना है। हम बताएं ही और आप लोग उसको फॉलो नहीं करें तो उससे कोई मतलब है? नहीं मतलब है ना। खैर चलिए, ये हमारा काम था आप लोग को बताना सिलेबस के बारे में। अभी हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए हैं, अब बता दें पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बच्चे आएंगे, कोई बात नहीं, आने दीजिए, हम जो लोग आए हैं उनको बता देते हैं। देखिए मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ और मैं बेसिकली इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हूँ। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम आप लोगों ने सुना है? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ब्रांच है, मैं वहाँ से मास्टर्स हूँ। और मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ इकोनॉमिक्स में,
यूनियन रिसर्च ऑफ फेलोशिप आप लोग जानते होंगे, मैं JRF क्वालिफाइड हूँ। उसके अलावा मैंने दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB भी किया हुआ है, ठीक। तो और मैंने UPSC का एक बार मेंस लिखा है, और उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में एक मेरठ जगह है, जानते होंगे आप, दिल्ली के पास में मेरठ, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी पोस्टेड हूँ, एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक। तो अब आप इस बात को श्योर कर लेंगे कि आपका जो कंटेंट मिलने वाला है वो बेहतर मिलने वाला है, ठीक। दूसरा बात मैं आप सबसे ये कहूँगा कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो सिलेबस को जरूर आप लोग देखेंगे। बिना सिलेबस देखे आप कभी जज नहीं कर सकते हैं कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। विलंब होने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि क्लास में बिल्कुल समय से आइए आप लोग। सिविल सर्वेंट बनने का एक डिसिप्लिन मैनर ये है कि आपको पंचुअल रहना है, नहीं तो आपके लाइफ में ये चीजें घटित होना स्टार्ट हो जाएंगी कि चलो इस बार प्री नहीं हुआ तो अगला बार हो जाएगा, अगला बार नहीं हुआ तो अगला बार हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को इस तरीके से ढाल लेंगे कि भाई नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मेरा प्री, उसमें आप लोग काम करेंगे, ठीक। इस बार प्री कितने लोग दिए हैं? प्री कोई नहीं दिया है, सही में या झूठ बोल रहे हैं आप लोग? सही बताइए, कितने लोग दिए हैं? नहीं दिए हैं। चलिए इस बार के प्री से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस बार के प्री में इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन थे जानते हैं आप लोग? आप लोग प्री का पेपर भी एनालिसिस नहीं देखे हैं। 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे। ध्यान रखिएगा इस बार प्री में कितने थे, अराउंड 16 MCQ जो थे इकोनॉमिक्स से थे। और आप जान के ताजुब करेंगे इस बार कि जो क्वेश्चन इस बार प्री में पूछे गए हैं वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो पहले कभी क्वेश्चन BPSC ने पूछा ही नहीं है, प्री में कभी नहीं पूछा है। आपने देखा फॉरेक्स से क्वेश्चन BPSC के प्रीवियस ईयर के पूरा जाइएगा। आज घटना चक्र है आप लोगों के पास, घटना चक्र इकोनॉमिक्स का उठाइएगा, एक बार क्वेश्चन देखिएगा कहां कहां से आया हुआ है। फॉरेक्स से कहीं से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, फॉरेक्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार क्वेश्चन पूछा है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। क्यों पूछा है, कैसे पूछा है? मैंने जो पिछला 69 का फाउंडेशन बैच था और टारगेट बैच, इन दोनों में मैंने ये बात बोला था कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आएगा। बच्चों ने सीरियस नहीं लिया इकोनॉमिक्स को। ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स अभी के समय में UPSC और BPSC दोनों में चावल दाल समझते हैं ना, चावल दाल खाते हैं, उसके साथ एक सब्जी होता है, चावल दाल के टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए होता है, वही है इकोनॉमिक्स। सारा एग्जाम में ठीक है, प्री और मेंस दोनों का रोल बता रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स आप देखते हैं हिस्ट्री का आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका आर्थिक एस्पेक्ट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इसकी क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, लिखते हैं। आप तभी लिख पाएंगे जब इकोनॉमिक्स को समझेंगे। ज्योग्राफी हैं, ज्योग्राफी पूरा किस चीज से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और लोग इकोनॉमिक्स को कभी सीरियस नहीं लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आप इकोनॉमिक्स को सीरियस नहीं लीजिएगा तो आपका आंसर राइटिंग ठीक नहीं होगा, लिख के रख लीजिए इस बात को। आपको यदि आंसर राइटिंग बेहतर करना है, बेहतर रैंक लाना है तो इकोनॉमिक्स को सीरियस लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के हर एक एस्पेक्ट को, तब जाके आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाया जा रहा है और जो सिलेबस है, इन दोनों को ध्यान से आपको एनालिसिस करना है। कभी इस बात को आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 15-16 आ रहा है। नहीं, सिर्फ इस 16 क्वेश्चन के लिए इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। कभी मत पढ़िएगा। आपको किस लिए पढ़ना है? आपको पास करना है। मेंस के लिए भी टारगेट करके पढ़ना है। फाउंडेशन बैच है ना आपका, फाउंडेशन बैच है आप लोगों का, प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्री और मेंस दोनों के लिए जब आप पढ़ रहे होंगे तो किसी भी कंटेंट को सिर्फ प्री के माध्यम से नहीं देखेंगे। आपको जाके क्या करना है, मेंस का जो अभी से बता रहे हैं, जो मेंस का क्वेश्चन बुक आता है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन बुक आता है, इतना पतला होता है। मेंस के क्वेश्चन बुक को भी आपको जाके इवेल्युएट करना है कि इकोनॉमिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज जाके पहले घटना चक्र से देखना है, प्रीवियस ईयर का जो पिछला बार अभी क्वेश्चन आया हुआ है उसको उठा के देखना है कि क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ है, क्या हमको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके बाद मेंस का जो कॉपी है वो रखना है। दो, और तीसरा बात, सिलेबस में दूंगा, PDF सेंड करवा दूंगा आप लोग के ग्रुप में, और उसके अलावा आपको सिलेबस जाके फिर भी देखना है गूगल से कि जो मैं सिलेबस बता रहा हूं वो सही है या नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सब सिलेबस से आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। ये तीनों चारों काम आपको करना है। कभी आप उस तरह मत पढ़िए कि हम उठाएं वन लाइनर पढ़ गए आपका काम हो गया। हम आपको लिटरली बता रहे हैं, जीवन में कभी ऐसे पढ़िएगा पास नहीं होइएगा। कल या परसों में देख रहा, कल ही बता रहा हूँ, कल ही इंटरव्यू में एक लड़की आई हुई थी, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू हो रहा था, 20 साल की लड़की थी।
हम खुद देख के शॉक्ड हो गए कि 20 साल की लड़की है, इंटरव्यू पैनल में आई हुई थी इंटरव्यू देने, जो 67 वाला इंटरव्यू पैनल चल रहा है। तो हम उससे थोड़ा जानने का प्रयास किए कि कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी ना। कम उम्र में 20 साल में लड़की खासतौर पे क्वालिफाई करके आ जाना बड़ा बात है। जब मैंने उससे जानने का प्रयास किया, पूछा उससे कि क्या क्या किस तरीके से तैयारी की, उसने पूरा डिटेल बताया। उसका ग्रेजुएशन अच्छे से है, मास्टर्स अच्छे से है। उसने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। फिर मैंने उसके कॉलेज का नाम पूछा, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। तो उसने पूरा डिटेल बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि कैसे तुम्हारे दिमाग में ये आया कि हमें बीपीएससी देना चाहिए। तो सोचिए, वो मास्टर्स में जब एमए कर रही थी फर्स्ट ईयर, तब उसने ये तय कर लिया था कि हमको बीपीएससी देना है। और बता रही थी डेली सर हम मात्र 2 घंटा पढ़ते थे बीपीएससी के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकाल लिया। 20 साल उसका उम्र है, समझ रहे हैं बात कितनी बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग से ही। टीचर से भी नहीं पढ़ी है, वो एनालिसिस कर रही थी। सिलेबस ये है, हमको ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट ये है। डेली वो बैठ के एनालिसिस करती थी और उसके बाद पढ़ाई करती थी कि जो जरूरी है उसको उस पर काम करेंगे। ऐसा ही आपको करना चाहिए। हम आपको हम्बली ये बात बता रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मैं जब मेंस 2019 में यूपीएससी का, तो मेरे साथ दिक्कत क्या हो गया था, मैं अपना इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उससे सीखें। मैं करता क्या था कि मैं लॉ भी कर रहा था उस टाइम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ भी, और मैं यूपीएससी का मेंस भी लिख रहा था 2019 में। तो मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ, मैं अपनी गलती बता रहा हूं कि मैंने बेसिकली गलती क्या किया था। मैंने गलती ये किया था कि मैंने कभी सीरियस नहीं लिया सिलेबस को, कभी सीरियस सिलेबस को नहीं लिया। जैसे और लोग पढ़ रहे थे, कोचिंग वाले डायरेक्शन दिए, जाता था, नोट्स लेके आता था, मैं बैठ के पढ़ लेता था। बाद में जब मैं क्वालिफाई नहीं किया, और मेरा दो दोस्त जो लोग क्वालिफाई कर गए, मैं उन दोनों में और अपने में अंतर समझा। तब हमें लास्ट में समझ में आया कि गलती हमने कहाँ किया। गलती यहाँ किया कि वो दोनों इस मामले में बहुत तेज थे, स्मार्ट स्टडी करते थे, कि जो चीजें पहले वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते थे, सिलेबस को देखते थे, और तब आके क्या करते थे, वो अपना जो कोचिंग का कंटेंट है उसको फॉलो करते थे। यूजुअली आपको भी ऐसा ही करना है। आप ये मत समझिए कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जो मैंने ब्लंडर किया वो आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, घटना चक्र से देखना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तब आप हमारे कंटेंट को पढ़ना है। हमारे कंटेंट को पढ़िए, खूब इंटरटेन कीजिए, अच्छे से पढ़िए हम जो बता रहे हैं। लेकिन जरूर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए, जो आने वाला है आपके एग्जाम में उसको नहीं छूटना चाहिए। वो ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हैं। मैं 2019 में मेंस दे रहा था, तो मेरे साथ दिक्कत ये हो गया था कि पहला बात तो मैंने यूपीएससी को कभी सीरियस नहीं लिया। बीपीएससी मैंने नहीं दिया, यूपीएससी सीरियस नहीं लिया। और दूसरा उसके साथ क्या किया मैंने कि मेरा लॉ भी चल रहा था और यूपीएससी मेंस भी लिख रहा था। तो हमको लग रहा था हम इतने बारूद, मतलब हम इतने तेज हैं, इतने बारूद हैं, अरे टॉपर हैं हम, तो दोनों एक साथ कर लेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि टॉपर चाहे कितना भी हो जाइए, जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी बीपीएससी का है, सिविल सर्विसेज का है, वो क्या मांगता है कि आपका 100% टाइम हमको चाहिए। यदि आप 100% में से 1% भी कम करिएगा तो वो आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, लिख के रख लीजिएगा। वो मैंने देखा है इस बात को। मैं दिन में पढ़ता था लॉ के लिए और रात को पढ़ता था यूपीएससी के लिए। लॉ तो हो गया मेरा, लॉ क्वालिफाई हो गया, लेकिन यूपीएससी नहीं कर पाया। उस साल मैं नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने दिया ही नहीं। मैंने सोचा अब लॉ फाइनल हो जाएगा, मैंने सीखा ये तब दूंगा, इसलिए नहीं दिया। ये काम आपको नहीं करना है। आपको अभी से, आज से 1 साल, जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है, 1 साल ये लिख के रख लीजिए कि अब 1 साल हमें बीपीएससी के अलावा कुछ और नहीं करना है। दूसरा, सिलेबस आपके आंखों के सामने 24 घंटा होना चाहिए। पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, आपके जुबान पे याद होना चाहिए, सर ये टॉपिक आएगा। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने इकोनॉमिक्स के बारे में कोई बात कर रहा है, पॉलिटी के बारे में कोई बात कर रहा है, हिस्ट्री के बारे में कोई बात कर रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको टॉपिक याद रहेगा। और हो सकता है वहां से कोई यूजफुल कंटेंट आए तो आपका दिमाग तुरंत उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। ये हमारे काम लायक है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप अपना सिलेबस जानिएगा। तो जब न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना, तो दिमाग का एक आदत है, वो तुरंत अपने आप जो जानने वाला चीज है वो लेगा, जो नहीं जानने वाला चीज है अपने आप इवेल्युएट करता जाएगा। देखे हैं कभी इस बात को ध्यान से? नहीं देखे है ना। लालू यादव को आप लोग सुने होंगे, लालू यादव को जानते होंगे, नीतीश कुमार को जानते होंगे। अब देखिए, जैसे ही न्यूज़पेपर उठाइएगा, नीतीश कुमार के बारे में कोई न्यूज होगा, तुरंत दिमाग वहां चला जाएगा। इस बात को कंसिडर किया है कि नहीं? जाता है। इसी तरह यदि आप सिलेबस भूल जाइए, लालू यादव को भूल जाइए, नीतीश कुमार को भूल जाइए, सबको, आपका काम क्या है, सिलेबस को याद कर लीजिए। सिलेबस को दिमाग में रट डालिए एकदम। आपको हमेशा डेली सुबह शाम आपके स्टडी टेबल के सामने सिलेबस चाहिए। जैसे ही न्यूज़पेपर खोलेंगे, आपके पास सिलेबस से रिलेटेड, जैसे इन्फ्लेशन पूछने वाला है, जैसे इन्फ्लेशन जैसे शब्द दिखेगा, आपका दिमाग तुरंत खींच के वहां लेके चला जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना है, ये काम आप कर दीजिए, आपके लिए
ये बहुत बेहतर चीज़ है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे और बहुत स्मूथली क्वालिफाई कर लेंगे। ये प्रेशर नहीं लेना है, हमको ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है, फलाना पढ़ना है, ठिमकाना पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको करना बस ये कि सिलेबस को याद कर लेना है और सिलेबस याद करके अपने कंटेंट को, तब सिलेबस याद करके तब पढ़ना है। बुक भी पढ़िएगा, उसमें 100, जैसे मान लीजिए 100 पेज बुक होता है ना, जानते हैं उसमें कितना प्रतिशत आपके काम का होता है? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मात्र 15% आप कंटेंट आपके काम का होता है, 85% रफ मैटर होता है। जिस लड़के ने 15% को निकाल लिया, उसमें से छान के निकाल लिया मैग्नीफाइड करके, है ना, वो लड़का क्वालिफाई कर जाता है। यही काम आपको करना है। हमेशा आपको क्या करना है, जो आपको जरूरत की चीज़ है उसको पढ़ना है। क्लास में भी 10 तरह का कंटेंट पढ़ाया जाएगा रिलेट करने के लिए। आप ऐसा करेंगे, सिलेबस को रटे रहेंगे तो आप क्या करेंगे, जो जरूरत की चीज़ें हैं वो मैग्नीफाइड करके आपका दिमाग खुद ही ले लेगा। ये काम आपको करना है, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस पे बात कर रहे थे कि कैसे कैसे सिलेबस आएगा। अभी तो हम वहाँ चलेंगे कि सिलेबस किस तरह से आएगा, कैसे आएगा। दूसरा बात, आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, कैसे इकोनॉमिक्स आया, कैसे स्टार्ट हुआ, इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा, है ना। उससे ज़्यादा आपके आने जानने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ गया सिलेबस वाला, देखते हैं। सिलेबस हमने तैयार किया हुआ है, सिलेबस बीपीएस ये रहा। चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप आज इस बार बीपीएससी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है ये बताते हुए चलेंगे, ध्यान से देख लेंगे और इसको लिख लीजिएगा। बीपीएससी में इस बार कहाँ कहाँ से आया है, और एक मेरा वीडियो मिशन 50 पे पड़ा हुआ है 2 दिन पहले का, जो बीपीएससी के क्वेश्चन इस बार इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं, 16 क्वेश्चन, 16 अराउंड, उन 16 क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने किया हुआ है। उसको जाके एक बार देख जरूर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वो आपके काम लायक ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन इस बार कहाँ कहाँ से आया था। आपको बता दें, आपके सिलेबस में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है सिलेबस में, पहले ये बताइए। ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है। क्या है? इकोनॉमी है। कोई पूछे आपसे कि सिलेबस में क्या है तो पढ़ दे मत बोल दीजिएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है ही नहीं। यदि आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, इंडियन इकोनॉमी से ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है। तो इकोनॉमी इसलिए मैंने ऊपर लिखवा दिया है। इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन यूपीएससी में भी नहीं आता है, समझ गए बात। इकोनॉमिक्स जीआरएफ में आता है, यूजीसी नेट में आता है, कॉलेज में आता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस बार इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज जब बताएंगे। तो एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। टैक्सेशन से क्वेश्चन इस बार नहीं आया हुआ था, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जीएसटी आप लोग जानते हैं, जीएसटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। बजट में जो टैक्स एलोकेट किया जाता है, किसको कितना दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स किस पे कितना लगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए टैक्सेशन पढ़ना आपको जरूरी है, इसलिए पढ़ेंगे। पहला तो इस बार एक एमसी यहाँ से आया था एक क्वेश्चन। दूसरा टैक्सेशन से आता है, आया नहीं था। टैक्सेशन को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे? 4 तरह का टैक्स होता है ना। 4 तरह का टैक्स होता है। एक होता है करापात, कराघात, जिसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब टैक्स लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आप लोग बजट का सर्वे वर्वे देखे हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं तो उसमें कहीं देखे हैं इम्पोजिंग कर लगाना या ऐसा कहीं लिखा होता है? लिखा होता है कर लगाने की प्रक्रिया? आप नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखा रहता है कर लगाने की प्रक्रिया। जो कर लगाने की प्रक्रिया होता है वहां लिखा रहता है ये करापात। समझ गए बात? तो आप इन शब्दों को समझिएगा, तब जाके बजट आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए करापात, कर लगाने की प्रक्रिया को हैं करापात। अब जब आप कर पेड करते हैं, अभी मत लिखिए, आप लोग मत लिखिए, आपको पूरा पीडीएफ भेज देंगे और पूरा समझाएंगे, इसको डिटेल बताएंगे, एक लाइन में नहीं समझ में आएगा। और ये जो कराधान होता है, ये क्या होता है? जब आप पेड कर देते हैं टैक्स को, उसको क्या बोलते हैं? कराधान, इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं आप लोग कहते हैं ना कर लगाना है, कर चुकाना है, टैक्स देना है, कहीं बजट में नहीं लिखा है। सरकार के नजर में कर लगाने को क्या कहते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और कर जब आप पेड करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंपैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सिंसियरिटी से। कोई ऐसा बोले कि कर लगाना है, बजट में इतना कर लगाया गया है, उसको डांट के चुप, ज्यादा जानते हो तुम। कर लगाना कहीं लिखा ही नहीं है, कहा कि बढ़िया से बोला करो। इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं उसको, है ना। नहीं लोग कहता है कि सरकार बहुत ज्यादा कर टैक्स लगा देती है, उसको कहिएगा टैक्स लगाना नहीं बोलते हैं।
इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं, करापात, है ना, सरकार के लैंग्वेज में इसको करापात बोलते हैं। उसके अलावा आपको पता है डायरेक्ट टैक्स कितने होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कितने होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा, सारा अभी नॉर्मली बता देता हूं। उसके अलावा बजट से क्वेश्चन इस बार आया था या नहीं आया था, देखें बजट से क्वेश्चन आया था दोस्तों। आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि पहला बार ऐसा हुआ, हालांकि मैंने अपने बैच में पढ़ाया था, बच्चे सीरियस नहीं लिए थे उसको, मैंने बैच में पढ़ाया था स्टैटिक बजट। बजट किस तरीके से पेश होता है, दो तरीके से होता है, कहाँ स्टैटिक बजट में कौन कौन सा हिस्सा होता है, ये पूरा मैंने बताया था। लड़कों ने उसको सीरियस नहीं लिया, नहीं सर 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, और इस बार क्वेश्चन कितना पूछ दिया था, 16 क्वेश्चन। मैं पहले बोल चुका था कि क्वेश्चन इस बार ज्यादा आएगा, लेकिन लड़कों ने सीरियस नहीं लिया था। जो लोग सीरियस लिए थे वो खुद आके बोले कि सर ठीक गया एग्जाम। जानते नहीं आप, जब भी क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, इकोनॉमी ऐसा चीज है कि बदलते हुए को तुरंत, इकोनॉमी हमेशा बदलता रहता है, और जब क्वेश्चन का लेवल हाई करना होता है तो 2-3 चीजें एग्जाम में बढ़ा दिया जाता है। जानते हैं क्या, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ठीक ठाक क्वेश्चन ज्यादा पूछ देगा, ये इन्वायरमेंट, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो हमेशा लीड करते हैं और यही तय करते हैं कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, समझ गए। तो हल्के में नहीं लेना है। बजट 2 तरीके से पढ़ना है, बजट इस तरीके से पढ़ना है कि स्टैटिक बजट कैसे होता है, उसके बाद बजट पेश करने की प्रक्रिया क्या है, और तीसरा इस तरीके से पढ़ना है कि अभी के बजट में क्या क्या प्रोविजन है। 3 तरीके से पढ़ना है, पूरा डिटेल में कराऊंगा, है ना। इसके आगे आगे चलिए, अभी बस सिलेबस बता रहा हूं मैं। इसके आगे चलिए, नेशनल इनकम जानते हैं, राष्ट्रीय आय कितने लोग जानते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी सुने हैं आप लोग, सुने हैं। इस बार डिटेल बताएंगे कैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी में क्या अंतर होता है, कैसे सीखना होता है, पूरा अच्छे से बताएंगे। ये आपका नेशनल इनकम का सेक्शन है, इन चारों को जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस पूछा जाता है। इस बार क्वेश्चन आया था, जीडीपी से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिया था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था वो, तो इस बार इसको भी देखेंगे ध्यान से। उसके आगे होता है एक प्रोडक्ट, उत्पाद जानते हैं, उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट सुने होंगे हमेशा, उत्पाद, उत्पादन, उत्पाद अलग होता है, प्रोडक्शन होता है उत्पादन, अभी उस पर बात करेंगे। उत्पाद क्या होता है बताइए, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्या ये उत्पाद है या नहीं है। हाँ अच्छा, अब कोई पॉकेट से चोरी करके फोन लाया हुआ है, चोरी का फोन उत्पाद है या नहीं है या नहीं, बताइए बिंदास बताइए ना, ध्यान रखिएगा। उत्पाद होने के लिए 2-3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल यानी वो चोरी का ना हो, वैधानिक रूप हो, समझ गए, उसको उत्पाद कहते हैं। चोरी का जो फोन है, चोरी का जो मोबाइल है, या चोरी का कुछ भी है, उसको क्या मानेंगे आप लोग, उत्पाद नहीं है, पहला। दूसरा बात, ये पिछला बार आया हुआ था 68 में, हाँ 68 में आया हुआ था। एक बात बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर हूं मैं और आप लोग को पढ़ा रहा हूं क्लासरूम में, तो ये उत्पाद है, लेकिन मैं घर जाकर अपने बहन को पढ़ाऊं, वो उत्पाद है या नहीं है, नहीं है। जिसके लिए आप पेमेंट नहीं लेते हैं वो उत्पाद नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है वो उत्पाद नहीं है। और इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इमोशन हैज नो वैल्यू इन इकोनॉमिक्स। आप ये सोचते हैं कि हम इमोशन में आप कुछ भी कर रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब इकोनॉमिक्स में नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला आगे देखते हैं, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। इनकम क्या होता है, कितने तरह का होता है, 2-3 तरह के इनकम होते हैं। आपको कई गिफ्ट समझते हैं, गिफ्ट के बारे में आपको पता है, गिफ्ट आपको दिया जाता है तो क्या वो इनकम है या नहीं है, गिफ्ट इनकम है या नहीं है। इस पे बहुत अच्छा एक थियरी है, बताएंगे। एक केस है, अमिताभ बच्चन साहब की, लाइव जा रहा है ना, नाम ले लिया, खैर चलिए। अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली से रिलेटेड इस पे केस है एक बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट में, उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आप नहीं जानते होंगे, जान के चौंक जाइएगा कि हाई प्रोफाइल लोग टैक्सेशन के साथ कैसे सरकारों से बचते हैं, सीखेंगे इसमें। ये सब आपको मेंस में काम करेगा, जो बताएंगे आगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे ज्यादा रोल निभाया इस बार। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से 3 क्वेश्चन थे मेरे भाई, 3, और ये यूपीएससी पूछता था। आज तक बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा है पूरे बीपीएससी की हिस्ट्री में, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। 3 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। फॉरेक्स वाला क्वेश्चन देखे थे आप लोग, इसी से आता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, मैं खुद बता रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन देखा तो पहले 2 बार वेरीफाई किया, तब मैं इस पोडियम पे आया क्वेश्चन डिस्कस करने। बहुत बेहतर क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और मैं बता रहा हूं इस बार ध्यान से इसको करना है। 3 क्वेश्चन यहां से आए हुए थे इस बार, 3 एमसीक्यू थे, ठीक। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन पूछा गया था। मनी एक्सचेंज, इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन हो सकता है कि टॉपिक नेक्स्ट टाइम पूछे, तो इससे पूछ दिया है तो इससे क्वेश्चन पूछ दे। खैर आगे आइए। इन्फ्लेशन आप लोग जानते हैं, इन्फ्लेशन
मुद्रास्फीति, जानते हैं मुद्रास्फीति? इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? महंगाई। आसान भाषा में क्या कहते हैं? महंगाई। प्रश्न इससे भी पूछा गया था इस बार, एक क्वेश्चन यहाँ से भी था, इन्फ्लेशन से भी एक क्वेश्चन था। आगे ये सारा इन्फ्लेशन का ही टर्म है, इसको डिटेल हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। पूरा इकोनॉमिक सबसे ज्यादा कहीं मैटर करता है, वो कहाँ करता है? यहीं पे। ना तो मांग होगा ना ही पूर्ति किया जाएगा, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आता है हमेशा, इस बार नहीं आया था। बैंकिंग से क्वेश्चन इस बार आया था, बैंकिंग को पूरा डिटेल करेंगे, बैंकिंग कहाँ से आया, कब स्टार्ट हुआ, कैसे करते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करेंगे, फिर जाके एंशिएंट हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, पूरा डिटेल करेंगे, ठीक। बैंक एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट आप सब जानते हैं या नहीं? ये सब आरआर जानते हैं, रिवर्स रेपो रेट जानते हैं, बैंक रेट जानते हैं या नहीं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। चलिए इस बार बताएंगे अच्छे से, एकदम जान जाइएगा। पॉवर्टी, गरीबी जानते हैं? मेंस का टॉपिक है वैसे, गरीबी, पॉवर्टी मेंस में पूछा जाता है। गरीबी का लाइन क्या है, बीपीएल कैसे निर्धारित किया जाता है, सरकार गरीबी को दूर करने के लिए क्या करती है, ये सब मेंस और इंटरव्यू में आते हैं। इसको भी हम लोग, फाउंडेशन बैच है आपका तो डिटेल करते हुए चलेंगे, प्री मेंस दोनों को, है ना। आगे अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बिहार के लिए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी देखेंगे। मार्केट, मार्केट से क्वेश्चन इस बार नहीं आया था लेकिन आता हमेशा है, मार्केट को भी कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। मार्केट से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? ठीक। कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी। कॉस्ट लागत होता है, जानते हैं? लागत, लागत कॉस्ट का मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं? जैसे इस चश्मे को बनाने में जो पैसा लगा होगा वो कॉस्ट है उसका, वही लागत। इससे भी प्रश्न बनता है मेंस में। रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू से भी प्रश्न मेंस में बनता है, प्री में नहीं बनता है। यूटिलिटी, इससे प्री में क्वेश्चन बनता है। उपयोगिता, यूटिलिटी जानते हैं, उपयोगिता समझते हैं या नहीं? बस इतना ही है, इसको हम लोग करेंगे, ये दोबारा रिपीट हो गया टॉपिक, इसको ध्यान से करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे, मेरा काम ये था कि आपको ओवरऑल बता देना कि किस तरीके से कहाँ कहाँ प्रश्न आता है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आइए चलिए अब आते हैं हम लोग इंडियन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्या है? इंडियन इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। अभी आज चुपचाप ध्यान से सुनेंगे, अभी लिखना कुछ नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आयाम क्या है और सबसे जरूरी चीज क्या है जो हुआ? सबसे पहले जानने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी सिलेबस को जानने के लिए आप उसके जाएंगे, कैसे कंडीशन हुआ, क्या क्या स्टार्ट हुआ, आ जाइए, क्या क्या स्टार्ट हुआ, तब आप जाके सीखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है मित्रों? इंडियन इकोनॉमी कैसी है? इसका साइज कैसे बड़ा होगा? कहाँ चला गया स्टार्ट? चलिए, छोटा दिख रहा है ना आपको? चलिए देखते हैं। ये अच्छा। भारतीय इंडियन इकोनॉमी कैसी है? ये इंडियन इकोनॉमी मिश्रित हुआ कैसे, आपको पता है? कब हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था? हाँ, कब? आजादी के बाद। कैसे हो गया? पहले इसको, स्टोरी को सीख लेंगे, पूरा स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टोरी को एंटरटेन करेंगे और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। पहले रिलेट करिए इसको। आपको पता है 1947 में अपना देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, ऐसा ही था ना। जब 1947 में अपना देश आजाद हुआ तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जो लोकतंत्र, कब आया? 1947 में भारत में डेमोक्रेसी आया। लेकिन आपको पता है कि गणराज्य होने का सबसे प्राचीन, भारत में देखिएगा तो सबसे पहला उदाहरण कौन देता है? लिच्छवी गणराज्य भारत से मिलता है पूरे प्राचीन भारत में। और इसकी परंपरा को अंग्रेजों ने बहुत दबाने का प्रयास किया था हम सबके इस परंपरा को, कि हम लोग लोकतंत्र को जानते हैं, हम लोग गणराज्य की विधि को जानते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनता को मैनर किया जाता है। आपने देखा होगा, इंडिका किताब पढ़ा होगा, इंडिका बुक के बारे में पढ़ा होगा, तो इतिहास में अशोक के साम्राज्य के बारे में लिखते हुए क्या कहता है मेगास्थनीज, कि एकमात्र ऐसा साम्राज्य हमने भारत में देखा जहां पे जनता का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दिया जाता है, जनता का वैल्यू राजा सबसे ज्यादा देता है। किसमें? अशोक के समय में। इससे आप रिलेट कर रहे होंगे कि लोकतंत्र का मायने, चाहे उस वक्त राजतंत्र हो, लेकिन जनता का इज्जत उस वक्त भी बहुत ज्यादा था। समझ रहे हैं आप लोग? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मित्रों पूरे भारत में, आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे कि पूरे विश्व में
लोकतंत्र सब बेशक सबसे पहले कहां जन्मा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी सबसे पहले कहां जन्मा, कहां कहां, ब्रिटेन में। अमेरिका की क्रांति याद रखिए, पहले अमेरिका ने अपना दिखाया कि लोकतंत्र का मायने क्या होता है, और अमेरिका की क्रांति से सीख लिया फ्रांस ने। तो बजट की प्रक्रिया सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ है, फ्रांस में, जानते हैं आप लोग। चलिए अब आगे समझ लेंगे। तो हुआ क्या कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सत्ता की बागडोर गई। नेहरू ने कहा कि भाई इस देश को चलाने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला व्यापार की नीति, दूसरा उद्योग की नीति, और तीसरा राजनीति, जिससे हम लोकतंत्र को सरवाइव करेंगे। और तीनों आयामों पे उन्होंने किया क्या कि ऐसे चुनिंदा लोगों को हम रखेंगे जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और वो इस देश में मायने रखते हो, जिनका नॉलेज भी बेहतर हो, और जो चाहे अच्छे तरीके से इसको लीड कर सके। नेहरू ने कहा कि ऐसा किया क्या जाए। तो नेहरू का एक पैनल हुआ करता था, पैनल समझ रहे हैं, एक पैनल हुआ करता था नेहरू का, जिसमें कोई भी मंत्री, कोई भी राजा होता है तो उसके खास खास लोग आसपास रहते हैं, जानते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री जी भी हैं तो उनके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है ना, उसी तरह नेहरू का एक पैनल हुआ करता था। नेहरू ने अपने पैनल में बुलाया सभी लोगों को, अपने ज्ञानियों को। उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति थे, कौन, पीसी महालनोबिस को आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिस्ट थे, वो भी उस पैनल में थे। नेहरू ने कहा कि भाई ये बताओ कि देश की अर्थव्यवस्था को किस मायने पे रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, क्या किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो पीसी महालनोबिस ने कहा कि मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे नेहरू के। पीसी महालनोबिस ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम उद्योग की नीति, अर्थव्यवस्था का काम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पैसा ही नहीं रहेगा तो राजा का कोई मतलब है जी, मतलब है राजा का, नहीं मतलब है। तो उद्योग की नीति सबसे ज्यादा जरूरी है। ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस पे हम लोग एक बेंचमार्क सेट करते हैं पूरे विश्व में कि हमारी डेमोक्रेसी सबसे ऊपर हो जाए। तो नेहरू ने कहा बताओ भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि विपक्ष के एक नेता को ये मंत्रालय दे देते हैं, और उससे बोलते हैं 2 चीजें, खेल गए नेहरू, इस पर खेल गए। राजनीति में भी बेहतर थे नेहरू। नेहरू ने कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि अभी अभी हम आजाद हुए हैं, आवाज तो सबको आ रहा है ना क्लियर, कि मैं स्लो भी बोलता हूँ, साउंड बढ़ा दूंगा। नेहरू ने कहा कि यदि अभी अभी देश आजाद हुआ है, गरीबी चरम पे था, आपको पता है अंग्रेजों ने लूट खसोट लिया था पूरे भारत को, अभी अभी देश आजाद हुआ है, कांग्रेस की सरकार है, और यदि हम अर्थव्यवस्था को सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, लोग कांग्रेस से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा करते हैं कि विपक्ष के नेता को पकड़ते हैं और उसको दे देते उद्योग मंत्रालय, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपरेखा तय करेगा। यदि अच्छा किया तो हम ये कह देंगे विश्व में कि देखो हम, हमारे जैसा लोकतंत्र विश्व में कहीं है जी। पक्ष सरकार किसका है, कांग्रेस का, और हम किसको मंत्री बना दिए, एक जनसंघ के नेता को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और पहला बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र पे पूरे विश्व के पटल पे लोकतंत्र का डंका बजा भारत का, और 2 तरह से फायदा हो गया। नेहरू ने अपना दोस्त भी छुड़ा लिया, किसको दे दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कि चलो विपक्ष के नेता को हम उद्योग मंत्रालय दे देते हैं। यदि देश में गरीबी है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन हैंडल करेगा, ये विपक्ष का नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और विश्व में एक डेमोक्रेसी के लेवल पे ये बात चला गया कि देखो भारत में कैसा डेमोक्रेसी है भाई, कि जीते सरकार किसकी, कांग्रेस की चल रही है, और कैबिनेट में मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को। समझ गए बात, ये नेहरू का दिमाग था। लोग नेहरू को गाली देते हैं, क्रिटिक करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बहुत बेहतर था वो इंसान, उस इंसान को गाली देना गलत बात है। ऐसा दिमाग लाना कि हम किसको मंत्री बना दे रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने पैनल पे इन्होंने बात किया, फिर मीटिंग बैठाया, नेहरू मीटिंग बैठाए, और मीटिंग बैठा के बुलाए किसको, विपक्ष के नेता को, जनसंघ के सभी नेताओं को बुलाया, और उन्होंने कहा नेहरू ने कि देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे राजा को शासन चलाने के लिए, प्रधानमंत्री को शासन चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पैसे की। और इसका काम किसको दे रहे हैं हम, इस विपक्ष के सबसे बड़े नेता, हम अपने काबिल दोस्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और उद्योग मंत्रालय किसको दे दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहला उद्योग मंत्री कौन था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सोच रहे हैं विपक्ष का नेता, और उसको दे दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई वो भी बहुत तेज दिमागदार आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये मजाक कर रहा है क्या,
इतनी बड़ी सत्ता इसके हाथ में मिली है। नेहरू जो प्रधानमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में इतनी ये कॉन्स्पायरेसी रचा लड़ता रहता है और उसके बावजूद हमको दे दिया। ऐसा है क्या? वो भी चौंक गए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं रचा जा रहा है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस मीटिंग से उठते हैं, कहते हैं ठीक है हमको मंजूर है, चले जाते हैं। और जाके अपने दोस्तों से जब वो वार्तालाप करते हैं तो वही कंडीशन हो गया है कि अब लेंगे नहीं लेंगे उद्योग मंत्रालय, तो नेहरू क्या कहेंगे कि भाई देखो हमने तो उद्योग मंत्रालय दिया था, ये अपने काम से देशभक्ति की जिम्मेदारी से भाग रहा है ये इंसान, और यदि ले लेंगे तो हमारे गले की फांस हो जाएगी। यदि आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होता है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने सभी विद्वान मित्रों को बुलाया और बातचीत किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो मित्रों ने कहा कि भाई अब तो ऐसा मामला है कि लड्डू खाएंगे तो भी पछताएंगे और नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे। तो ऐसा कहा उनके मित्रों ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कि अब इस बेड़ा को उठा लेते हैं। क्या करते हैं? अब आप उद्योग मंत्रालय संभालिए और सशक्तता से संभालिए, जी जान लगा देंगे और विश्व के पटल पे प्रूफ कर देंगे कि अब हमसे बेहतर आर्थिक व्यवस्था चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अब पूरा हिम्मत लिया। अगले दिन मीटिंग बैठा नेहरू के साथ और जाके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अब हम उद्योग मंत्री का शपथ लेंगे और उद्योग मंत्रालय हम संभालेंगे, तय करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस जिम्मेदारी को जब अपना देश गरीबी से गुजर रहा है, अंग्रेजों से अभी निकला है, तो ये नवजात लोकतंत्र है, इस नवजात लोकतंत्र में आर्थिक व्यवस्था को नया आयाम देने का काम हम करेंगे। हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं। हम भारत माता के सबसे प्यारे लाल हैं, सबसे समझदार लाल हैं, और इसका काम कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अपना विक्टिम गेम खेल गए कि अब सुनो, जब हम जिम्मेदारी ले ही रहे हैं तो क्यों इमोशनल गेम नहीं खेलेंगे। सारे लोगों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि अब देश की आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो पहला बार 1947 में उद्योग मंत्रालय किसको मिल गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक, अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिंतित हो गए मंत्रालय संभालने के बाद कि देश की अर्थव्यवस्था को किस आयाम में ढाला जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था तरीके से चले। ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये काम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया क्या कि अपने सभी अधिकारियों को सशक्त कर दिया उसी दिन कि कल से अब हम मीटिंग पे बैठेंगे और सुन लो तुम लोग का काम ये है आज से कि हमारे साथ 24 आवर्स काम करना है, 1 मिनट उसमें कम नहीं होना चाहिए। क्लास में सो रहे हैं आप, सोए नहीं है रात को, गलत बात है ना? आप स्टोरी बता रहे हैं तब आप सो रहे हैं, बताइए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में एनर्जेटिक रहिए, ठीक है? अच्छा, आप पुराने बैच में भी थे क्या? 69th में थे? 69th में लास्ट क्लास किए थे? आपका फेस देखा सा लग रहा है। मेरा क्लास किए हैं आप 69th में? 2-3 क्लास ही लास्ट में किए होंगे, हमको पता है। तो चलिए आप आते हैं टॉपिक पे। हम बेसिकली स्टोरी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर लें। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उस वक्त ऐसा ना हो कि आपको बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस हो। स्टोरी जाने रहिएगा तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा टॉपिक टू टॉपिक, है ना? इसलिए पूरा स्टोरी पहले बता देते हैं, फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो हुआ क्या, 1947 में जिम्मेदारी मिली और जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी एक्टिव हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी एक्टिव हुए, सभी मंत्रियों को अगले दिन बैठक में बुलाते हैं और बुला के कहते हैं पहले तुम लोग ये पता करो कि देश में कितनी अर्थव्यवस्थाएं चल रही है, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में कायम है। हाँ, किसने बोला? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो सारे अधिकारियों ने सर्च किया और सर्च करके इनको बताया अगले दिन मीटिंग में कि सर इस देश में 3 तरह की अर्थव्यवस्था काम कर रही है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था काम कर रही थी? बताइए, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था उस वक्त काम कर रही थी 1947 में? बताइए लोग, बताइए ना, बिंदास बताइए। मेरे क्लास में जितना बोलना है खूब बोलिए, कोई रोक टोक नहीं है। कौन कौन सी? हाँ बोलिए ना, अर्थव्यवस्था का प्रकार बताइए। सॉरी, हाँ, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? देखिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में भी लिख दें। वैसे मैं जो टीचर हूँ, हिंदी वाले लोग बुरा नहीं मानेगा, सब दिल्ली में पढ़ाते थे तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते थे। हिंदी आके यहाँ सुधारना पड़ा। रंजीत सर का कई बार फटकार हमको मिल गया है बैच से
बच्चे जाके बोले हैं सर खाली सिर्फ इंग्लिश ही बताते हैं, इसलिए अब ज्यादा हिंदी बोलते हैं। पूंजीवादी। और दूसरा क्या था? समाजवादी। यही आप गड़बड़ कर रहे हैं। मिश्रित कौन कह रहा है? मिश्रित नहीं था, ध्यान रखेंगे, मिश्रित बाद में बना। तीसरा एक और अर्थव्यवस्था था जिसको बोलते हैं साम्यवादी। इंग्लिश भी लिखेंगे, साम्यवादी। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिज्म इकोनॉमी। ये क्या है? तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये तीनों लिख लीजिए, ये आपके काम का चीज है, इन तीनों को लिखिए। अर्थव्यवस्था का प्रकार लिखिए, अर्थव्यवस्था का प्रकार लिखिए, इन तीनों को लिख लीजिए। साथ साथ एक बार और लिखवाएंगे, लेकिन यहाँ लिख लीजिए, आपके जरूरत का हो जाएगा, है ना। अर्थव्यवस्था का प्रकार लिख लीजिए, 3 तरह की अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग क्लास में पूरा एकदम रिलैक्स माइंड से जो पूछना है और जो बताना है दोनों काम करना है। ऐसा एकदम चूकना नहीं है कि हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको नहीं आता, नहीं आता है तो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्लास में। तीनों अर्थव्यवस्था का प्रकार लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए, अर्थव्यवस्था का प्रकार। इंट्रोडक्शन क्लास में ऊपर लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन, और उसी में लिखिए। अभी इंट्रोडक्शन और कराएंगे, लेकिन अभी पहले आपको भूमिका बता दें, स्टोरी बता दें, फिर चलेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ। लिख लिया आप लोगों ने? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हो गया? आइए अब सुनिए इधर ध्यान से। अब हुआ क्या कि अपने अधिकारियों को उन्होंने बोला कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही हैं, इसके बारे में पता करो। अधिकारियों ने 3 तरह की अर्थव्यवस्था के बारे में पता किया। और मित्रों, 1947 का दौर ऐसा था कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत का बहुत बेहतर मित्र कौन था? समाजवाद से प्रेरित रसिया। जानते हैं, यूएसएसआर भारत का बेहतर मित्र था। रसिया ने कहा, प्रधानमंत्री नेहरू के पास रसिया की एक डेलीगेशन आई और बोली कि सुनिए, आप क्या करिए, हमारी विचारधारा को अपना लीजिए, आप समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा को अपना लीजिए, समाजवादी विचारधारा की व्यवस्था को अपना लीजिए। अब वैसे भी हम और आप मित्र हैं, अब वैचारिक रूप से भी हम दोनों मित्र हो जाएंगे। बेहतर तरीके से जब विश्व के किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने बैठेंगे तो क्या होगा, हम दोनों कहेंगे कि हम दोनों वैचारिक रूप से भी एक बेहतर मित्र हैं, और भी मामलों में हम लोग, जैसे ट्रेड के मामलों में भी मित्र हैं, इस मामले में भी मित्र हैं। नेहरू ने कहा कि ठीक है, ये मेरा काम है नहीं कि हम किस प्रकार का अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, ये किसका काम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जवाब दिया कीजिए, पूछ रहे हैं तो किसका काम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। नेहरू ने कहा कि ये जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं, मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ ही हो जाए आगे, तो किसके ऊपर ये मढ़ा जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास, उस टीम के पास ये चला गया। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अभी हम सोच रहे हैं भाई, इस पे काम करेंगे। दूसरा एक अर्थव्यवस्था के बारे में पता चला, तो इन्होंने देखा कि अमेरिका है, जो एक छोटी सी देश है, छोटा सा देश है, लेकिन लोकतंत्र सबसे पहले यहाँ आया है, और इकोनॉमी के मामले में सबसे, विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ब्रिटेन को पीछे करने पे लगा हुआ है। कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। अमेरिका ने भारत से कहा कि सुनो, अभी नए नए नवजात तुम लोकतंत्र आया है तुम्हारे यहाँ, अभी अभी स्वतंत्र हुए हो, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी अभी भी आया है, हमारे यहाँ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तुम हमारा जो, हम जो फिलॉसफी को मानते हैं, हम जिस इकोनॉमिक फिलॉसफी को मानते हैं, उसको अपना लो, फायदे में रहोगे, हम बता देंगे तुमको किस तरह से तुमको आगे बढ़ना है। नेहरू ने कहा कि इतने तो नाबूझ हम भी नहीं हैं, अमेरिका से इतने नाबूझ हम भी नहीं हैं। हमने विश्व का सबसे पुरानी संस्कृति को दिया है, हड़प्पा हमारे यहाँ से निकलता है, भूल मत जाना, ये भी समझ लेना। सबसे पुराना गणराज्य कौन देता है? हम लिच्छवी से देते हैं। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा हमारे यहाँ है। हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हमको दबाया बेशक गया हो, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बात हम मान नहीं लेंगे अमेरिका को, ठीक है। फिर नेहरू ने कहा कि क्या ये डिप्लोमेटिक आंसर होगा? फिर नेहरू ने कहा नहीं, ये भी जिम्मेदारी दे देते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये भी जिम्मेदारी किसको दे दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई, सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो दिया जा रहा है, आर्थिक तौर पे भी, नैतिक तौर पे भी जिम्मेदारी फंसाया जा रहा है। नहीं होता एक दोस्त ग्रुप में जो सारा मढ़ने वाला, कुछ नहीं बोल रहा है, जो जिम्मेदारी है वो इसको देते चले जाओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी असमंजस में थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। जब आप बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाए ना, तो समझ लीजिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। यदि हम इसमें निखार लें, बेहतर तरीके से अपने आप को प्रूफ कर दें, तो हमारा एक क्या छवि इतिहास में बेहतर बन जाएगा।
मुखर्जी ने कहा कि इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इस पे काम करते हैं बेहतर तरीके से। इन दोनों के बारे में उनको जानकारी मिली। ठीक, तीसरा साम्यवादी जान लेते हैं। साम्यवादी एक अर्थव्यवस्था होती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सारा नियंत्रण किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तीनों के बारे में हम डिटेल जानेंगे, अभी स्टोरी बता रहे हैं बस। किसके पास होता है? सरकार के पास होता है सारा नियंत्रण। और ये 1900, आपको विश्व में सबसे बड़ा मंदी कहां आया था? कब आया था? 1929 से लेकर और 31 तक का दौर था जो महामंदी आया। उसमें एक विचारधारा का सबसे बड़ा हाथ था। वो कौन विचारधारा था? यही साम्यवादी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि इस विचारधारा के कारण सबसे बड़ा मंदी आया है, महामंदी आया है, कहा कि इसको तो पहले ही नकार देते हैं, ये बिल्कुल गड़बड़ है। अब रहा बात ये दो अर्थव्यवस्थाएं, कौन कौन सी? समाजवादी और पूंजीवादी। नेहरू ने कहा, मुखर्जी ने कहा अपने अधिकारियों से कि सुनो, तुम लोग सिविल सर्वेंट हो, आईएएस वाईएएस पास करके आए हो, तुम लोगों का काम ये है कि जाओ और पूरा डिटेल बना के लाओ इन दोनों के बारे में कि इनका फायदा क्या है और इनका फायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है। यानी प्रॉफिट एंड, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स जानते हैं ना आप लोग, प्रॉफिट एंड कॉन्स, इन दोनों को लेके आओ। फिर हम लोग बैठ के एक बार एनालिसिस करेंगे, फिर उद्योग का नीति तय करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारूप किस तरह होगा, है ना, किस तरीके से काम करेगा अपना अर्थव्यवस्था। इन दोनों का रिसर्च करने के बाद सारे अधिकारियों को काम दे दिया गया। जब काम दे दिया गया तब अधिकारियों ने पाया इन दोनों में खूबियां, पूंजीवादी में और समाजवादी में बहुत तरह की खूबियां थी। क्या क्या खूबियां थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है जानते हैं आप लोग? जानते हैं या नहीं? नहीं जानते हैं? लिखिए तब, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिख लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिखिए। हमें लगा कि आप लोग पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत, तो हम इस उम्मीद से आए थे कि एकदम 1.5 घंटे में आज इंट्रोडक्शन करा के टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग एकदम जो है कि मेहनत करके नहीं आए हैं। लेकिन आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है ये, और आप जिस तरीके से समझिए कि आप आज से ये काम किसी सब्जेक्ट में मत करिए। टीचर पढ़ाने आ रहा है, उसके पहले आपका काम है रिसर्च करके तैयार रखिए। कॉपी पे क्वेश्चन लिख कर आइए, टीचर खड़ा कैसे हो गया, इतना क्वेश्चन पूछिए कि टीचर परेशान हो जाए। मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए यही होना चाहिए। हम अपने कॉलेज लाइफ में यही करते थे। आपको बता रहे हैं, हम इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप लोग जानते हैं, जहां से मनमोहन सिंह पढ़े हैं, जहां से सुब्रमण्यम स्वामी पढ़े हैं, पता होगा आप लोगों को, पढ़ना उदा पढ़े हैं, उसी यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं। और वहां मात्र 41 सीट है इकोनॉमिक्स के लिए, पूरे ऑल इंडिया में 41 सीट है मास्टर्स का। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता। तो हम वहां करते क्या थे आपको बता रहे हैं। कल जो टॉपिक पढ़ाई होने वाला है, हम लोग क्या करते थे, 2-3 बुक, सिलेक्टेड बुक रखते थे, और कल टीचर जो पढ़ाने वाला है उसको पूरा रगड़ के जाते थे। और टीचर हमको गाली देते थे, लिटरली बता रहे हैं आप। टीचर हमसे बहुत नाराज रहा करता था, परेशान कर देता है ये, इसके कारण। एक टीचर ने तो क्लास में बोला हमसे, तो इसके कारण हमको पढ़ के आना पड़ता है पूरा। ठीक है ना, अपडेट होके आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन अपडेट होके आएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन क्लास में पूछेंगे। कई दफा हमको डांट के बैठा दिया गया, लेकिन हम माने नहीं। इससे होता है क्या, क्यूरियोसिटी आपकी जगती है। आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई हम कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं सीख रहे हैं। इससे आपको पता चलता है, बेहतर होता है। और टीचर भी अवेयर होकर आपको और बेहतर तरीके से बताता है। ये आप लोगों को अगले टाइम से करना है, सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, ये मेरा सजेशन है आप लोगों से। चलिए, हम लोग कहाँ कर रहे थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ये कैसे सीखेंगे। दो इकोनॉमी है, एक है क्या, कैपिटलिस्ट, और दूसरा क्या है, रियलिस्ट। यही है ना। दो तरह की इकोनॉमी की फिलॉसफी है, और दोनों तरह की इकोनॉमी की फिलॉसफी में अंतर क्या है। एक को कौन फॉलो करता है, अमेरिका, और ये रसिया। आप जानते होंगे, ये तो जानते ही होंगे, समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तुओं का मूल्य कौन तय करता है, कंपनी या सरकार। ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी, अभी इसको और क्यों हम दोनों फिलॉसफी को बता रहे हैं, अभी और देखेंगे आप लोग कि इसमें अंतर क्या है। डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे पूरे इकोनॉमी का गेम होता है, किस तरह गांधी की अर्थव्यवस्था की जो नीति थी उसको कौन अपना रहा है जानते हैं,
आप लोग नहीं जानते होंगे, चीन। चाइना की अर्थव्यवस्था की नीति जानते हैं किसकी नीति के आधार पर अपनाता है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था की नीति को। जब जानेंगे आप लोग तो शॉक्ड हो जाएंगे। आप लोग को डिटेल पढ़ा है। समाज की यही दिक्कत है। अपने मीडिया वाले इतना चिल्लाते हैं, कभी ये नहीं बताएं कि जिस अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाता है वो किसकी अर्थव्यवस्था की नीति है? गांधी की अर्थव्यवस्था की नीति है। गांधी ने कहा था कुटीर उद्योग को स्टार्ट करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको प्रमोट किया 2003 में। और अभी किसी न्यूज चैनल पे आपने ये देखा है चीन आगे बढ़ रहा है, चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है? बिल्कुल गलत बात है। यही इसीलिए दिक्कत है, हम लोग फाउंडेशन अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखेंगे और इन दोनों अर्थव्यवस्था के बाद गांधी की अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट, जिसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था में होता क्या है मित्रों कि बाजार के सभी वस्तुओं के मूल्य को कौन तय करता है? मालिक। पूंजीवादी कंपनी का मालिक तय करता है। इसमें मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक। चाहे जितना चाहे कंपनी खोल ले, जितना चाहे वस्तु खोल ले, वो चाहे 10 गाड़ी रख ले, 20 गाड़ी रख ले, 30 गाड़ी रख ले। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जितना चाहे अपना प्राइवेट यानी निजी संपत्ति किसमें सबसे ज्यादा बनाया जा सकता है? इसी में। यानी निजी संपत्ति कहां हो जाएगा? निजी संपत्ति इसमें आपका हो जाएगा, चाहे जितना चाहिएगा उतना, है ना। मूल्यों का निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा निर्धारण? कौन करेगा? मालिक, है ना। चलिए अब इसके अपोजिट जानते हैं। ये रसिया। यहां क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि सरकार किसका ख्याल रखती है कि जनता यानी जो अमीर आदमी है वो भी वस्तु को खरीद सके और गरीब आदमी है वो भी वस्तु को खरीद सके। इन दोनों गैप के बीच में जो दूरी है इसको कम करने के लिए सरकार इनिशिएटिव लेती है। और मूल्यों का निर्धारण कौन करता है? सरकार बैन लगाती है। आज लाइव बॉय का प्राइस 10 रुपये से सीधे 100 रुपया हो जाए, तुरंत सेक्शन में आ जाएगी सरकार। मजाक कर रहे हो क्या? तुम कर क्या रहे हो भाई? 10 रुपये का लाइव बॉय 100 रुपया में बेच रहे हो, चाहते क्या हो? सरकार डायरेक्ट नहीं करेगी। सरकार अच्छा ज्यादा तेज हो गए हो, अच्छा रुको, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देंगे, तुम्हारे कंपनी पे स्पेशल टैक्स लगेगा जी, कल से 44% सरचार्ज पहुंचा देना। तुरंत माई बाप करके सरकार जाके गिर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हुजूर 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 गलती हो गई। जो कह रहे हो मान लो, इसका प्राइस 10 रुपया नहीं अब 9 रुपया कर दो, मान लेगा। ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्यों का निरीक्षण कौन करता है? सरकार करती है। प्राइस कौन तय करेगा? कंपनी ही, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? सरकार को ध्यान में रखते हुए, सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हमारे गरीब और अमीर दोनों जनता है वो क्या इसको खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। और इसमें अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, वो उसका प्राइस कौन निर्धारित करेगा? अमेरिका। मतलब सरकार नहीं बल्कि यहाँ के पूंजीवादी। और अमेरिका की सत्ताओं पे कौन बैठता है? ध्यान से देखिएगा, कभी गौर किए हैं? कौन व्यक्ति प्रधान, वहां का राष्ट्रपति कौन बनता है? जो बाइडेन कौन था? बिजनेसमैन। अभी कौन है? और इसके पहले बराक ओबामा कौन था? बिजनेसमैन। कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या हो, तुम क्या करोगे। जिसके पास पैसा है वही सत्ता की बागडोर संभालेगा। कहां पे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सोशलिस्ट रसिया में देखते हैं, रसिया में ऐसा है नहीं। कभी अमीर आदमी से कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति जो जनता का कल्याण करे, वो व्यक्ति जो जनता के लिए पॉपुलर हो, वो व्यक्ति बनेगा वहां का राजा, है ना। वो व्यक्ति वहां का राजा बनेगा। दूसरा बात, एक और बात, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी सिर्फ हम समझा रहे हैं, लिखवाएंगे भी, घबराइए मत, आज समझ लीजिए। लिखने पे कॉपी भरने वाला फिलॉसफी को थोड़ा सा पीछे रखिए समझने। अच्छा समझ तो आ रहा है जो बता रहे हैं हम ऐड करके, सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं है बोर हो रहे हैं आप लोग? मेरा मेरा मतलब यह है कि हम आपको एक डायरेक्शन दे दें, फिर हम लोग किताब कॉपी तो लिखना ही है, लिखते ही रहना है। आपको एक डायरेक्शन दे दें किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए समाजवाद क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखिए। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? रसिया जिसको फॉलो करता है, इसमें निजी संपत्ति हो पाता है या नहीं? ध्यान रखिएगा, इसमें ये होता है सरकार दो चीजें, निजी संपत्ति होगा या नहीं? सीमित होगा, सीमित संपत्ति होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा? सीमित संपत्ति। कैसे? सीखिएगा क्या इसमें सरकार ने क्या कहा। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हम किसका ध्यान रखेंगे? गरीब और अमीर दोनों को ध्यान रखेंगे। एक बाप ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बेटा सबसे ज्यादा सैलरी लेके आ रहा है उसको सबसे ज्यादा मान रहा है। समझ रहे हैं बात? होता है कहीं कहीं।
सबसे बेटा आईएएस है, तो इसका अरे आते आते बाबूजी अरे ऐसा तो हमारा लड़का ही नहीं। ये कौन सा है? अमेरिका। दूसरा एक और दूसरे बाप की प्रवृत्ति ऐसी है कि बेटा गरीब हो या अमीर हो, प्रयास क्या करता है? दोनों को बराबर मानता है। आईएएस है उसको आता है तो कोई बात नहीं, आईएएस है उसको भी आता है, चलो भाई मेरा लायक लड़का है। जो आईएएस नहीं है, जो गरीब है, उसको कहता है कुछ भी कहिए लड़का बहुत ईमानदार है, चाहे कम कमाता है लेकिन ईमानदार है। यानी क्या कर रहा है? उसको भी प्रमोट कर रहा है, उसको भी प्रोत्साहित कर रहा है। ये काम समाजवादी अर्थव्यवस्था का है कि गरीब हो या अमीर हो, इन दोनों तबकों को एक जगह, इन दोनों के बीच के गैप को दूरी करके दोनों का ख्याल रखना। इसलिए इसमें सीमित संपत्ति रखा जाता है। जैसे सीमित संपत्ति का मतलब जानते हैं क्या होगा? जैसे आप मान लीजिए, आइए, जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि बहुत अमीर व्यक्ति है ना, बहुत अमीर व्यक्ति है, एक मर्सिडीज रखा है। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक मर्सिडीज रखा है और मर्सिडीज से आता है जाता है, सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम मर्सिडीज रखो, आओ जाओ, तुम्हारे पास पैसा है। जैसे ही ये दूसरा गाड़ी, इसको ज्यादा शौकिया बन गया, उसने कहा कि एक मर्सिडीज है, एक और ले लेते हैं बढ़िया सा, मर्सिडीज तो है, एक फॉर्च्यूनर ले देते हैं। फॉर्च्यूनर खरीद लिया दूसरा, फॉर्च्यूनर खरीदेगा, सरकार तीसरा दिन एक धीरे से नोटिस पहुंचा देगी, आपके जरूरत की मात्र एक गाड़ी है, आप दूसरी गाड़ी लेकर क्या करेंगे? यह गाड़ी इसी गली में रहने वाला रिक्शा वाला जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो इस गाड़ी को किसको दे दिया जाता है? उस रिक्शा वाले को। समझ गए बात? समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपकी जरूरत की जो चीज है उसी को यूज करेंगे, उसके अलावा किसका हो जाएगा वो? उसके अलावा सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी? सरकार की। समझ गए बात? सरकार ने तय कर रखा है कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? जो गरीब बेटा है, वही बात जो एक प्रवृत्ति का बाप है, जो अमीर है उसका खूब मान रहा है, और दूसरा एक बाप ऐसा है कि जो एक बेटा आईएएस है, एक बेटा चपरासी है, तो प्रयास ये कर रहा है दोनों के बीच में गैप कैसे कम हो जाए। तो आईएएस वाले के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो कहता है सुनना बेटा, बहुत पैसा है तेरे पास, मेरा छोटा वाला बेटा है जो चपरासी है उसको दे दे। कहेगा नहीं देंगे, सुनो बाप है तुम्हारे, प्रॉपर्टी से दखल कर देंगे, औकात में रहो। किसको दिलवा देगा? उस चपरासी को। यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सीमित संपत्ति, आपकी जितनी जरूरत की है उतना जरूरत का रखिए, और जो जरूरत का नहीं वो किसको दे दीजिए? जिसको जरूरत है। इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य आप जानते हैं, भारत के राज्य को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी फीचर्स ऐड है ना। दोनों की नुकसान और फायदा समझ गए? अब फायदा समझे, नुकसान कहाँ समझे? अब नुकसान क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने जब डेटा गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा कि भाई भारत में सबसे ज्यादा किस तरह के लोग हैं। उस वक्त 1947 में भारत में सबसे ज्यादा लोग कैसे थे? गरीब थे। क्या गांधी के उस कपड़े से आपको नहीं दिखता है कि एक लुंगी क्यों पहने रहते, एक धोती क्यों पहने रहते थे? उसके पीछे भी फिलॉसफी थी गांधी की। आप नहीं जान, यही दिक्कत है आप लोगों को। आप लोग किसी चीज को पढ़िए, उसको बारीक से पढ़िए। गांधी 1917 के चंपारण में जब जा रहे थे बिहार, तो आ रहे थे बिहार, जा रहे थे कह रहे हैं, हमको दिल्ली याद आ गया। आ रहे थे बिहार तो उन्होंने देखा ठंडी के समय में एक औरत कांप रही थी ठंडी से, उसके पास कपड़ा नहीं था। गांधी ने कहा मेरा ऐसा देश जहां एक औरत कांप रही है और वहां गांधी सूट बूट पहनता है। वह गांधी जैसा बैरिस्टर, गांधी जैसा ज्ञानी, जो गांधी लड़ता रहा दक्षिण अफ्रीका में, अपने देश का होते हुए गांधी डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ता रहा, और वो गांधी सूट बूट पहनता है। गांधी ने उसी दिन प्रण लिया कि आज से हम एक धोती के अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। जब तक इस देश में हर व्यक्ति के पास कपड़ा परिपूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम वो दूसरा कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो आप देख लीजिएगा, गांधी चाहे ठंड हो या गर्म हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, एक धोती के अलावा 1917 के बाद नहीं दिखे होंगे। दिखे हैं या नहीं? देखा है कहीं फोटो? नहीं दिखेंगे। वो गांधी सोच रहे हैं, उस वक्त वो लंदन स्कूल ऑफ पढ़ा हुआ है, गांधी पढ़े हुए हैं, लॉ किए हुए हैं वो, और वो व्यक्ति इतना पढ़ा हुआ आदमी, उसके पास पैसा कमी होगा जी? कोई कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। इससे आपको ये छवि आना चाहिए कि गांधी के उस छवि को देखिए कि भारत कैसा था, गरीब था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यदि हम अमेरिका की इस फिलॉसफी को, इकोनॉमिक फिलॉसफी को अपनाते हैं, गरीबों का क्या होगा? इस फिलॉसफी में गरीबों का ध्यान रखा जाता है, पूंजीवादी में नहीं रखा जाता है या नहीं? नहीं रखा जाता है। आगे नहीं, संभव ही नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक और सलाहकार, इकोनॉमिक सलाहकार उठ के बोले सर इसको नहीं रखिएगा तो ये बताइए कि एक और टर्म आ जाता है कि सरकार को, एक बात बताइए, क्वालिटी बेहतर कहाँ होता है, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल इन दोनों में से कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा?
यहाँ प्राइवेट स्कूल का क्वालिटी कैसा रहता है? अच्छा। और जब जानते हैं क्वालिटी अच्छा होगा तो लोग क्या करता है? सबसे ज्यादा एडमिशन कराता है। और क्वालिटी ज्यादा अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, और ज्यादा बिकेगा तो यहाँ क्या होगा? मुनाफा होगा, पैसा आएगा ना भाई, सरकार के पास पैसा आएगा यहाँ पे, यानी बेनिफिट यहाँ होगा। कहा एक सलाहकार ने, कहा हुजूर आप देश की गरीबी को तो देख रहे हैं, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, लेकिन क्या आप ये भी भूल रहे हैं कि देश बहुत गरीबी से गुजर रहा है? अभी 1947 के पहले अंग्रेजों ने खूब घसोटा है, लूटा है भारत को। यदि आप पैसा सरकार के पास नहीं रहेगी तो सरकार चलाइएगा कैसे? मुखर्जी ने कहा कि भाई बात तो तुम ये भी सही कह रहे हो, अब हम इसको अपनाते हैं तो हमको सरकार को मुनाफा होगा, और इसको अपनाते हैं तो गरीबों को दिक्कत भी होगा, दोनों फायदा। सरकार मुखर्जी ने कहा चलो तुम्हारा बात भी सही है, हम तुम्हारे बात को काटते नहीं है, ये भी मानेंगे। अब सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था को आ जाइए जरा, यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या था। निजी संपत्ति होना, निजी संपत्ति होगा तो किसको फायदा होगा? गरीबों को फायदा होगा, कि जो अमीर से एक्स्ट्रा होगा वो किसको दे दिया जाएगा? गरीबों को दे दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि मूल्यों का निर्धारण कौन कर रहा है? सरकार। आप लोग सरकार लिख लीजिएगा, कौन करता है? करता तो कंपनी ही है, लेकिन सरकार के निर्धारण पे, सरकार जो डेटा तय करेगी उसी के आधार पे, यानी गरीब भी यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। सरकारी स्कूल बेहतर है या प्राइवेट स्कूल? यानी यहाँ क्वालिटी सरकारी स्कूल का कैसा है? कैसा है क्वालिटी? हाँ, आप बच्चों को लोग कहाँ पढ़ाना पसंद करते हैं? पैसे वाले लोग। हाँ, किसमें? हाँ, सोशलिस्ट में सरकार निर्धारित करती है और इस पे कंपनी वाले निर्धारित करते हैं, है ना। सरकार एक कंपनी ही निर्धारित करेगी, लेकिन सरकार ने एक बेंचमार्क बना रखा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वो कुछ पूछिए। हाँ, आप नहीं समझे, फिलोसफी की बात हो रही है। हमने अभी आपको क्या कहा, सरकार की मंशा क्या है। तो अब लाइव बॉय का एग्जांपल क्यों दिए? 10 रुपए का लाइव बॉय, कल हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, हम इसको 100 रुपये में बेचेंगे। अब लोगों के पास, जैसे मान लीजिए ये आ गया था, आपको पता है कोविड के टाइम में, इसका एग्जाम्पल सुनिए ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। कोविड के टाइम में आप देखिए सैनिटाइजर का टाइम एकदम से पूल कर गया था, पूल। सरकार ने क्या बोला? मजाक बना के रखे हो तुम लोग, सैनिटाइजर का प्राइस बढ़ा रहे हो। सैनिटाइजर की कंपनियों का डेटा बनवाया और तुरंत टैक्स इंपोज कर दिया। ज्यादा तेज बन रहे हो तुम लोग, का तो पहले जांच करवाएंगे कि हम तुमको परमिट ही नहीं देंगे मार्केट में आने के लिए। जैसे ही सैनिटाइजर की कंपनियों को पता चला कि भाई इसका प्राइस एकदम टैक्स हम पे बढ़ने वाला है, तुरंत औकात में आ गए। देखिएगा फिर सैनिटाइजर का प्राइस ठीक हो गया था, 30 रुपये में मिलना स्टार्ट हो गया था। बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार की फिलॉसफी है, सरकार सही तरीके से आएगी तो अपनी फिलॉसफी को मनवा लेती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो बेसिकली सरकार ही निर्धारित करती है। लाइव बॉय आज औकात में आके बोले कि अब दूसरा साबुन नहीं बिक रहा है, हम क्या करेंगे, 10 रुपए का साबुन को 100 रुपये में बेचेंगे। सरकार कुछ करेगी थोड़ी। सरकार कहेगी कि भाई हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, किसी कंपनी के ऊपर अकेले थोड़ी हम इम्पोज कर देंगे कोई टैक्स। कोई बात नहीं है, सीधे चुपचाप कहेगी लाइव बॉय से, लाइव अब बहुत पैसा कमा लिए हो तुम। आर्टिकल 268 में प्रोविजन है सरचार्ज का, 44% सरचार्ज दे देना आके हमारे यहाँ। औकात में आ जाएगा लाइव बॉय का मालिक, दौड़ के जाएगा कि हुजूर गलती हो गई, बताइए क्या करें। कोई फिर सरकार कहेगी प्राइस घटा लो, औकात में रहो, गरीब लोग इससे हाथ धोते हैं, नहाते हैं। फिर क्या कर लेगा वो? प्राइस कम कर लेगा। यानी प्राइस कम कराने की जिम्मेदारी किसकी है यहाँ? सरकार की। समझ गए? ठीक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत चीज कानून में लिखा नहीं है, संविधान में, लेकिन उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करती है सरकार। देखेंगे आगे बहुत सारी फिलॉसफी हम बताएंगे, किस तरह से सरकार केसेस बताएंगे, कैसे किस किस तरह के केस होते हैं, कैसे काम करता है। ठीक। यहाँ क्वालिटी खराब होगा तो सरकार को मुनाफा होगा या फायदा होगा या घाटा? घाटा होगा ना। क्वालिटी खराब होगा तो लोग एडमिशन लेंगे? नहीं लेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा भाई समझ में नहीं आ रहा है कि पूंजीवादी में गरीब लोगों को दिक्कत होगा, सरकार को पैसा फायदा आएगा, फिर गरीब लोग सबसे ज्यादा हैं अपने भारत में, अब करें क्या? दूसरा है समाजवादी। तब इनके सलाहकारों ने कहा ऐसा करते हैं, दोनों की अच्छाई को उठा लेते हैं और एक नए अर्थव्यवस्था का रूप दे देते हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा कि जो इसके काम की चीज है और जो इसके काम की चीज है, इन दोनों को जोड़ के क्या बना देंगे हम लोग? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल सर, हाँ, मिक्स इकोनॉमी लिखवाएंगे, अभी लिखिए मत, नाम लिखवा रहे हैं, पूरा डिटेल लिखवाएंगे, वेट करिए थोड़ा देर, अभी सुन लीजिए, हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं ताकि आप लोग कनेक्टेड हो जाइए।
मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उसने कहा भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए। एग्जाम्पल आप लोग मिक्स्ड इकोनॉमी का देखें क्या? प्राइवेट तो है लेकिन सरकारी स्कूल में भी बेहतर कार्य कौन करता है? आईआईटी क्या चीज है? परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया किसका है? आईआईटी का। सरकार ने कहा हम दोनों को लेकर चलेंगे। जहां जरूरत की चीज है, फंडामेंटल स्टडी, फंडामेंटल एजुकेशन को कहां से इंप्रूव करा देंगे? सरकारी से, सोशलिस्ट इकोनॉमी के रिफॉर्म से। और जब हम हाईएस्ट एजुकेशन पे आएंगे, हम यहाँ क्या कर देंगे? इतना पैसा दे देंगे आईआईटी को, इतना पैसा दे देंगे कि उसको कैपिटलिस्ट बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आईआईटी आज आईआईटी कानपुर बोले कि हमको 700 करोड़ की जरूरत है, सरकार तुरंत पास कर देती है 800 करोड़ रुपए ले जाओ। 700 करोड़ क्या करोगे? 800 करोड़ ले जाओ। क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में तुम इंजीनियरिंग के मामले में बेहतर पे आते हो, बेहतर रहना चाहिए। समझ गए बात? सरकार ने एग्जाम्पल सेट किया, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ जोड़ दिया। कहा कि सरकारी स्कूल कैसा रहेगा, छोटा प्राथमिक विद्यालय कैसा रहेगा? सरकारी। और आईआईटी वो भी सरकारी, लेकिन दोनों के परफॉर्मेंस में अंतर हो जाएगा। बात समझ गए? इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल ये। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम दोनों को जोड़ के मिश्रित अर्थव्यवस्था बना देते हैं। जहां जरूरत होगा वहां क्या कर लेंगे हम लोग? जहां जरूरत होगा वहां क्या कर लेंगे हम लोग? सोशलिस्ट इकोनॉमी अपना लेंगे। और जहां जरूरत नहीं होगा, जहां से हमको फायदा कमाना है, वहां क्या कर लेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। सरकार का तरीका देखिए, जो लोग जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे जो पढ़ने में काबिल हैं, उनको फ्री में कहाँ पढ़वाता है? आईआईटी में। आज जिनके पास बहुत पैसा है उनको कहाँ भेज देता है? बहुत प्राइवेट स्कूल खुलवा दिया है, उनसे टैक्स लेता है, कहता चले जाओ, हम पैसा भी कमा लेंगे। पैसा वाला काम भी हो गया, अर्निंग भी हो गया। और हमारा जो बढ़िया बच्चा है, गरीब लोग का बच्चा, वो आईआईटी में जाके फ्री में भी पढ़ रहा है। यानी हम अपने टैलेंट, गरीब लोगों का भी इज्जत कर लिए और पैसा भी कमा लिए। समझ रहे हैं फिलॉसफी? डिटेल समझ में आ रहा है किस तरह इन्होंने ये काम किया गया? ये काम था किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। सोचिए, इस तरह से उन्होंने कन्वेंस किया और अमेरिका का भी नाम रख लिया, और किसका? रसिया का भी। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रपोजल में लिख के भेजा, अरे आप दोनों इस विश्व के पटल पर सबसे महान देशों में से आते हैं भाई, हम आप दोनों को नकार कैसे कहते हैं? आप दोनों मेरे भाई हैं, दोनों को प्रणाम है, आपकी अर्थव्यवस्था को भी अपना रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था को भी अपना रहे हैं, लेकिन नाम अलग दे रहे हैं। इसका नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था दे रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी नाम दे रहे हैं। रसिया और अमेरिका दोनों समझ गए भाई बहुत तेज आदमी है, ये हमरो मन रख दिया, उसका भी मन रख दिया और काम अपना भी कर लिया। पूरे विश्व पटल पर नया इकोनॉमी का एक फीचर्स दे दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपसे पूछा जाए कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्या इंडियन इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स है या नहीं है? क्या बोलेंगे? है। क्या उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स है या नहीं है? इज इट ओके? बात समझ गए? हमारी अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस दोनों में हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को जोड़ के अपना नया फीचर्स बना लिए। बात समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि संविधान के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो बहुत विद्वान थे। उनसे विद्वान में कोई, आप नेहरू को बुरा कह दीजिएगा, कैसे कह दीजिएगा नेहरू को बुरा? लोग नेहरू पर क्रिटिक करता है। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये मंत्रालय नहीं मिलता तो क्या अपनी अर्थव्यवस्था का प्रारूप ऐसा होता कि देश में आईआईटी भी बेहतर है, जहां से सबसे इंडिया का टॉप, इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स निकलते हैं। देश में एम्स भी ऐसा है जहां से टॉप मेडिकल या यूं कहे कि डॉक्टर्स निकलते हैं। आपको पता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका चीफ मेडिकल ऑफिसर कहाँ का है? आज से नहीं, पिछले 20 सालों से इंडिया का है, एम्स का पढ़ा हुआ लड़का है। समझ गए? और हम ऐसा खेले पूरे विश्व लेवल पर, कहाँ नहीं हम लोगों से बतियाता है सब। चाइना में जब आप ध्यान नहीं दिए होंगे, यही दिक्कत है, ध्यान से समझा कीजिए, न्यूज को भी पढ़िए तो कंटेंट को इस तरीके से पढ़िए कि आपके काम लायक हो। चाइना में जब कोविड आया तो जानते हैं वहां पे सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कहाँ के थे? इंडिया के। सबसे ज्यादा चाइना में कोविड का ट्रीटमेंट कौन कर रहा था? इंडियंस डॉक्टर्स कर रहे थे। आप यूक्रेन और लड़ाई देखे थे, यूक्रेन के साथ जब रसिया का हुआ तो एक बार इंडिया का फ्लैग दिखाया गया, ना तो रसिया ने बोला ना यूक्रेन ने बोला। सबको पता है हम बहुत तेज तो बन लेंगे, लेकिन सबसे बेहतर इंजीनियर कहाँ से आएंगे? इंडिया से आएंगे। इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिमाग देखिए किस तरीके से चला कि सारा गेम खेल दिया, टैलेंट की भी इज्जत कर लिया और गरीबों को भी बचा लिया और देश का अर्निंग भी करा लिया। समझ रहे हैं? देश के पास पैसों की भी कमी थी तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसे आ गए और उसी शिक्षा से क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया? गरीबों का
मतलब कल्याण भी कर दिया। इसीलिए भारत को कहते हैं कल्याणकारी राज्य। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। किस बिहाफ पे? सोशलिस्ट इकोनॉमी के बिहाफ पे, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी फॉलो करते हैं जहां जरूरत होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका उदाहरण किसने दिया? इन दोनों देशों को जोड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो सबसे पहले हेडलाइन डालिए, दो ऊपर हेडलाइन आप लोग लिखे, अब थोड़ा लिख लेते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। इससे भी इंटरेस्टेड स्टोरी होगा। 1948 में जब ये बिल पेश किया गया और इस बिल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नया रूप दिया और कहा कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का मेगना कार्टा प्रूफ होगा। बात करेंगे इस पे आगे, पहले कुछ लिख लेते हैं, है ना। लिख लीजिए सबसे पहले ऊपर अर्थव्यवस्था लिख लिए हैं, इकोनॉमी लिख लिए हैं। इकोनॉमिक्स पे बात हम कल करेंगे, आज सिर्फ इकोनॉमी पे बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमी ही आपका सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है वो पूछने वाला इकोनॉमी ही है। अर्थव्यवस्था लिख लीजिए, नीचे लिखेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार पहला लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इंग्लिश वाले लिखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए मुख्य रूप से तीन तरह की अर्थव्यवस्था विश्व में प्रचलित है। मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी इन थ्री टाइप्स, इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे मेन फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स इन थ्री टाइप्स। लिख लिए? पहला लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिख लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको नहीं छोड़ना है, इस बॉक्स को बनाना है लास्ट में। ये बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर उदाहरण अमेरिका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतर उदाहरण अमेरिका है ना। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अमेरिका, हिंदी वाले लोग पहले लिख लेंगे। इस अर्थव्यवस्था में मुख्य तौर पर निर्धारक मूल्य या नीति दोनों को पूंजीपति लोग करते हैं। इंग्लिश वाले लोग कितने हैं? एक दो, अच्छा ठीक है, इंग्लिश में लिखवाएंगे, पहले इसको हमको कंप्लीट करा दीजिए। हिंदी हो गया। एक और पॉइंट लिखे जो इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट देके लिखिएगा, इसके नीचे पॉइंट देके लिखिएगा। बॉम्बे प्लान जिसको बिरला प्लान भी कहते हैं, टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। बॉम्बे प्लान जिसको टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। अब जब मैं प्लान पढ़ाऊंगा और इसका नाम लूंगा तो तुरंत कनेक्ट कर लीजिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। समझ गए? इसको हाईलाइट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। बॉम्बे प्लान जिसको टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं, देश के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर इस प्लान को बनाया था और आजादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारूप को बॉम्बे प्लान के तहत बनाने की सिफारिश की थी। हो गया? एक बार और बोले, ठीक है, बोल देते हैं। बॉम्बे प्लान जिसको देश के 8 उद्योगपतियों ने बनाया था, देश के आजादी के पहले
देश के अर्थव्यवस्था को के प्रारूप को देश के अर्थव्यवस्था के प्रारूप को बॉम्बे प्लान के तहत बनाने की सिफारिश की थी। बनाने की सिफारिश की थी। हो गया। इंग्लिश वाले लोग कहां तक लिखे हैं बताइए। अमेरिका। हाँ। इन दिस इकोनॉमी हाँ लिखिए ना नीचे। इन दिस इकोनॉमी डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ प्राइस एंड पॉलिसी बोथ बाई ऑनर। कौन होगा इसमें डिसाइडिंग फैक्टर? कौन होगा? ऑनर, है ना। लिख लिए। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर एक नीचे पॉइंट देके इसको लिखिएगा। इससे प्रश्न पूछा हुआ है, यूपीएससी ने भी पूछा है बॉम्बे प्लान से और बीपीएससी ने भी पूछा है। इसको पॉइंट देकर हाईलाइट कर लीजिएगा। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया प्लान प्लान है, प्लान कैसे हो जाएगा? प्लान ही ना होगा, प्लान थोड़ी होता है। जो प्लान योजना बना हुआ है उसको कैसे कह दीजिएगा प्लान? गलत बात हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिसी विचार नहीं मरता है, ध्यान रखिएगा। फिलोसफी पढ़े ना, विचार कभी नहीं मरता है। गलत है, कहीं प्लान लिखा हुआ है तो गलत है, वो प्लान मरता नहीं है। लिखिए इंडिया अ प्लान which is related to capitalist economy that is Bombay plan gave by 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है। 8 उद्योगपतियों, देश के 8 उद्योगपतियों द्वारा दिया गया था। इसमें भी एक संकट आ गया था, बताएंगे आपको, इस पे भी स्टोरी है। हो गया, ठीक है। और इसको लिख लीजिएगा, दिस प्लान नॉन एज टाटा बिरला प्लान। इस बॉम्बे प्लान को कहा जाता है टाटा बिरला प्लान के नाम से जाना जाता है। टाटा बिरला प्लान लिख लीजिए, टाटा बिरला प्लान। हो गया ये सारे। हम लोग कहां तक थे? दोनों अर्थव्यवस्था को जोड़ के दोनों के बारे में लिखवा दिए हैं? नहीं, सोशलिस्ट के बारे में नहीं लिखवाए शायद। सोशलिस्ट के बारे में नहीं लिखा है, समाजवादी। लिखिए पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था दीजिए हेडलाइन, समाजवादी अर्थव्यवस्था हेडलाइन दीजिए। और पेन 2 रखा कीजिए। जब आप लोग लिख रहे हैं तो पेन 2 रखा कीजिए। नोट्स इतना बेहतर होना चाहिए कि दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। अपने जब ला रहे हैं तो पेन एक रेड या ब्लैक रखा कीजिए। रेड नहीं, ब्लैक रखिए। ब्लैक और ब्लू 2 रखिए। जैसे जो हेडलाइन डालना है वो ब्लैक से डालिए और ब्लू से लिखिए। सुंदर लगता है कॉपी, तो पढ़िएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था लिख लेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर उदाहरण रसिया है। सबसे बेहतर उदाहरण रसिया है। सबसे बेहतर उदाहरण रसिया है। क्या इसमें या इस अर्थव्यवस्था में जो लिखना हो लिखिए। इस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। सरकार, हो गया, सरकार प्रयास करती है कि गरीब तबका और अमीर तबका के बीच की दूरी को कम करें। गरीब तबका और अमीर तबका के बीच की दूरी को कम करें। हो गया। इंग्लिश वाले लोग रुक जाइएगा, इंग्लिश रुक जाइए थोड़ा। हो गया। 1-2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टार दे के लिखिएगा आगे। लिख लिए सभी लोग? लिख लीजिए तब बताइए। बीच की दूरी को कम करें। हो गया। एक पॉइंट दे के और लिखिएगा,
योजना, प्लान, योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है, जिसको सबसे पहले, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है जिसको सबसे पहले 1924 में रसिया ने अपनाया। हो गया। अब हिंदी वाले लोग होल्ड करेंगे, इंग्लिश वाले लोग। सोशलिस्ट इकोनॉमी यही से ना, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रसिया, है ना। और इन दिस इकोनॉमी गवर्नमेंट will social welfare for, गवर्नमेंट विल डू कर दीजिए, गवर्नमेंट विल डू सोशल वेलफेयर फॉर स्टेट। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट और स्टेट दोनों में अंतर है। पॉलिटी का आर्टिकल 12 पढ़े होंगे, स्टेट का मतलब क्या होता है, तो हम उस लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, पूरा मेंस के लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। ये मत कहिएगा कि सर का लिखो, गलत लिखवा दिए, हम पूरा मेंस के लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। स्टेट के लिए क्या करता है सरकार, वेलफेयर का काम करता है कि हमारा स्टेट गरीब और अमीर दोनों के बीच के तबका को कम करें हम, है ना। गवर्नमेंट प्रमोटेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, हो गया। चलिए एक अगला पॉइंट लिखिएगा, इतना ही बहुत है। अब इंग्लिश में ये आंसर राइटिंग में इतना लिख दीजिएगा, बहुत। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट सोशलिस्ट इकोनॉमी था ना। प्लानिंग इज द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन आया हुआ ऐसे था कि योजना, जो हम लोग प्लानिंग कमीशन बनाया गया, वो कौन से देश के नीति के आधार पर बनाया गया था, कौन से देश की नीति के आधार पे, रसिया के, इसीलिए लिखवा दिया मैंने, जो आता है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। प्लानिंग इज द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। रसिया विल स्टार्टेड फ्रॉम 1924। रसिया ने सबसे पहले 1924 में प्लानिंग को अपनाया और उसके बाद हम लोग इसको इनिशिएटिव में लिए, है ना। प्लानिंग, हाँ, योजना 1924 बोल चुके हैं, हो गया। अब सुनिए, हुआ क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लिया गया। अब मेन जो लिखने का टाइम है अब आता है, अब आप लोगों को खूब लिखना है, ठीक है। हुआ क्या कि ये सारा दोनों अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने ऐड करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार कर लिया, पूरा खाका तैयार कर लिया कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, किस तरह की होगी। और इन्होंने 1948 में एक बिल लाया जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय औद्योगिक नीति 1948। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 लिखिए। इंडियन इंडस्ट्रियल, हिंदी में भी लिखेंगे, पॉलिसी 1948। मेन यहीं से प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे। इस बार यहां से प्रश्न आया हुआ है, यहां से नहीं आया हुआ है, इसके बाद वाले से प्रश्न आया हुआ है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, भारतीय औद्योगिक नीति 1948। आप भारत के लोकतंत्र को जानते हैं। भारत का लोकतंत्र किस तरह से चलता है, संवैधानिक तौर से। आप किसी भी नीति को अपनाते हैं तो उसको किस फॉर्म में अपनाना पड़ेगा, रिटेन फॉर्म में, एक्ट पारित कराना पड़ेगा संसद में लाकर, संविधान सभा में बताना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के फीचर्स को हम कैसा रख रहे हैं भाई, तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में रख रहे हैं। तो कहां बताया गया, 1948 की औद्योगिक नीति में। अब आज के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कब किया गया, तो क्या बताएंगे, भारतीय औद्योगिक नीति 1948 के तहत। अब कोई ये पूछते कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, तो पट मत बोल दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था, सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलना है आपको, भारतीय औद्योगिक नीति 1948 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
इस तरह बोलना है, अब सिविल सर्वेंट की तरह बोलना है। अब जो कोई भी कुछ पूछे तो इस तरीके से बताना है कि उसको लगे कि भाई बंदा जो है पूरा इसके बेसिक को जानता है, सही से समझाना है। सॉरी, बॉम्बे प्लान 1948 में होता है, उस पर भी बात करेंगे जब प्लान पढ़ेंगे। तो चार तरह के प्लान अपने देश में दिए गए। बॉम्बे प्लान था, सर्वोदय प्लान था, गांधीयन प्लान था। सबको अच्छे से समझेंगे। अभी एक एक चीज को हम लोग रिलेट, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? कुछ, सॉरी, बुक एक यहाँ का नोट्स है, वो है आपके पास? कोचिंग का मेरा ही बनाया हुआ नोट्स है, लिखा हुआ नोट्स है मेरा, नहीं है आप लोगों के पास? मैंने, अच्छा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, अब लगता है कि आपको सीरियस लेना पड़ेगा। तो बुक आता है, करेंगे, रुक जाइए, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, बुक के बारे में बात में। लेकिन पहले हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ का नोट्स है, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स है यहाँ का, उसको ले लीजिए। इतना मोटा है, पूरा अपडेटेड डेटा है सारा। मैंने कई दिन जग के रात को, और तब रात रात भर जग के मैं उस नोट्स को तैयार किया हूँ, उसको ले लीजिएगा यहाँ से। और हाँ, ना यहाँ से मिलेगा, बात पूछ लेते हैं, हम बोल देते हैं आज। अरे हम बोल देते हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम बोल देंगे, मिल जाएगा आपको। नहीं होगा इसलिए नहीं मिला होगा, होता तो मिल जाता शायद। तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ आ रहे थे, बीच में गड़बड़ा देते हैं आप लोग। 1948 की औद्योगिक नीति जब पेश हुई तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सारा तय कर लिया, प्लानिंग एक साल में। 1947 में देश आजाद हुआ, जब जिम्मेदारी मिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो पूरा रिसर्च करने में, जो हमने फिलोसफी बताया, इन सब पे काम करने में, क्या प्रोस है, क्या कौन से, क्या घाटा है, क्या नाफा है, इन सब को सर्च करने के बाद 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अब बिल लाते हैं और देश में लिखित रूप से कैसा व्यवस्था ला देंगे अर्थव्यवस्था में? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लिखिएगा, 1948 की औद्योगिक नीति को किसने पेश किया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट लिखिए इसके बारे में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिप्रेजेंटेटेड बाई, सॉरी, इंडस्ट्रियल, इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 रिप्रेजेंटेटेड बाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश किया। टाइम हो गया है क्या? 11 बजे तक ही ना एक क्लास चलता है। हमको 3 घंटा पढ़ाने के लिए हम हमेशा कहते हैं हमको 3 घंटा आप लोग दिया कीजिए, 1.5 घंटा में मेरा मन ही नहीं भरता। अभी तो हम स्टोरी स्टार्ट किए तब तक। हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए सवाल, ये तो आपने जान लिया, अब इसमें मेन क्या था फीचर्स, लिखिए, मेन फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। हिंदी वाले लिखेंगे 1948 औद्योगिक नीति 1948 की मुख्य बातें। यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे, मुख्य बातें। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 की कुछ मुख्य बातें, पॉइंट बना लीजिए और नीचे 1, 2, 3 करके लिखना है जो बताएंगे। इंग्लिश वाले लोग, हो गया? चलिए, पहला लिखिएगा, पहला क्या है मुख्य रूप से? पहला क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिखिए इसको, ये अभी बताए हैं आप लोग, फिर भुला जाते हैं क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था आपको याद है? देश, सबसे पहले जब इतिहास को पढ़े होंगे तो इस देश को किन लोगों ने गुलाम कैसे बनाया था? अंग्रेजों ने गुलाम कैसे बनाया था? कंपनियां लाके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जिस कंपनियों से हम 100, 200, 300 साल लड़ते रहे जिस अंग्रेजों से, उसका कारण क्या था? मात्र ये था कि ये व्यापार बाहर से करने आए। और फिर यदि हम अपने देश, जो अपना देश कमजोर है, जहाँ पे पैसों की कमी है, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब है, जहाँ की इकोनॉमी 80%, देश आजाद हुआ तो इकोनॉमी का 80% हिस्सा किस चीज पे आधारित था मित्रों? कृषि पर। सोच रहे हैं, किसानों पे। पूरे देश की इकोनॉमी 80% कहाँ आधारित थी? इकोनॉमी पे। अभी इकोनॉमी कितना प्रतिशत है? इकोनॉमी पे कृषि कितना प्रतिशत आधारित है?
अराउंड 48 से 55% के बीच में, 48 से 48 नहीं कह सकते हैं, 48 से 55% के बीच में, लगभग 50% एवरेज मान लीजिएगा, लगभग 50% अभी भी। इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई यदि हम ये काम कर दें कि फिर बाहरी कंपनियों को आने का अनुमति दे देंगे तो हो ना हो फिर अपना देश गुलाम हो जाए, डर था। समझ रहे हैं? अब कहा जाता है गांव में कहानी कि दूध से मुंह जलता है तो आदमी छाछ भी, चाय से मुंह जलता है तो आदमी छाछ भी फूंक के पीता है। यही बात उस वक्त हो गई। कहा कि बेशक ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, चाहे कुछ भी दौर चल रहा है, हमको क्या करना चाहिए? अपनी इकोनॉमी को हमने क्या कर दिया? पहला तो मिक्स्ड इकोनॉमी, दूसरा क्या इकोनॉमी कर दिया? क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी इसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दूसरे देशों से नहीं करेंगे। हम भाई मतलब ही नहीं रखेंगे दूसरे देशों से, क्या पता फिर देश को गुलाम बना ले सब। आपको याद है पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल कालीकट बंदरगाह पे। किस लिए? मसाला का व्यापार करने। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने केरल के कई बंदरगाहों को खरीद लिया, अपना कब्जा जमा लिया। मुखर्जी ने कहा कि भाई ऐसा हो रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इनको आने से ही रोको, ना तो हम तुमसे मतलब रखेंगे ना तुम हमसे मतलब रखोगे, बात झंझट खत्म। तो आयात निर्यात क्या किया गया? आयात निर्यात को उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक, ये दोनों बंद कर दिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंग्लिश वाले लिख लेंगे। यानी दूसरा काम क्या किया? क्लोज्ड इकोनॉमी। पूछा जाए आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कब बनी, तो क्या बताइएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कब बनी? 1991। इस पे पूरा स्टोरी बताएंगे, इस पे बहुत मजेदार स्टोरी है। 1991 पे क्यों बना, कैसे बना, क्या रीजन था, पूरा डिटेल्स हम लोग करेंगे। ठीक, लेकिन अभी 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 आपके जानने में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? 1948 के तहत बंद अर्थव्यवस्था। किस कारण बंद अर्थव्यवस्था रखा गया? ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करे, दूसरे देश के लोग आके हमारे यहाँ व्यापार ना करे। अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से आके कंपनी स्थापित किया, देश की इकोनॉमी पे अपना कब्जा जमा लिया। और जब देश की देखिए इकोनॉमी ऐसा सोर्स है ना, यदि उस पर आपके पैसे पे कब्जा जो जमा ले, आपके पापा जो कहते हैं वो कहें आप मानते हैं, इसलिए मानते हैं घर से पढ़ने के लिए पैसा भेजते हैं। बात समझ रहे हैं? इकोनॉमी पे जब कब्जा जमा लिया जाता है ना तो पूरा पॉलिसी वहीं से मेकिंग होती है। जैसे ही इकोनॉमी को इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया, इन लोगों ने क्या किया? भारत में कॉलोनियल अपना औपनिवेशिकता, देखे ध्यान से, कब हुआ? इलाहाबाद के पैक्ट के बाद 1765 के बाद इन लोगों ने क्या किया? पूरे भारत पे अपना कब्जा जमा लिया। ये तरीका होता है। इकोनॉमी बहुत मेन फैक्टर है, इकोनॉमी से हल्का में, इकोनॉमी को हल्का में मत लीजिएगा, इकोनॉमी जहां एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगला इन्होंने क्या बोला? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये बेड़ा हम उठाए हैं नेहरू, तुम हम पे तो गाज दिए उठा के ये बड़का काम, कि फेल होगे तो बदनामी होगा और नाम होगा तो ये होगा कि नेहरू ने, देखिए नेहरू ने सबसे काबिल आदमी को उद्योग मंत्री बना दिया है। मुखर्जी ने कहा देखो काम नेहरू नहीं चलेगा, तुम ही चालाक नहीं हो, हम भी चालाक हैं। चलो अब इसका नाम दे दो, संवैधानिक रूप से इसको नाम दे दो कि भारतीय औद्योगिक नीति की, क्या कहेंगे इसको? मैग्ना कार्टा कहेंगे। आज के बाद हमारी नीति को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाएगा। लिखिए इसको, सॉरी एक सेकंड, इसको लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिसी, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कहा गया इसको। किसने कहा? मुखर्जी ने कहा कि आज के बाद इस देश में औद्योगिक नीति को यदि जाना जाएगा तो मेरे नाम से जाना जाएगा। हमने प्रूफ किया है नेहरू, तुमने नहीं। तुमने तो उठा के इतना बड़का काम हमारे सर पे दे दिया। भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना? लिख लीजिए इसको। ये तीन काम मुख्य रूप से किए गए। अब क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कौन से नीति को किसको कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान किसको कहते हैं? इज इट ओके? दूसरा, बंद अर्थव्यवस्था भारत कब घोषित किया गया? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कब घोषित किया गया? 1948। इस बार क्वेश्चन आ गया था 1956 के औद्योगिक नीति से, 1956 के औद्योगिक नीति। इसके बाद 1956 में एक औद्योगिक नीति होगा 1948 के बाद। इसीलिए हमने सोचा कि पहले आपको स्टार्ट ही यहां से करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान इसको कहा गया। मुखर्जी ने कहा कि इस नाम से दुनिया जानेगी कि हमने भी एक संविधान बनाया है। जो औद्योगिक नीति का संविधान किसने तय किया है? हमने तय किया है। नेहरू बहुत चालाकी से ये बड़ा काम हमको दे के चला गया।
अब हमको लोग जानेगा किसके नाम से, तो भारतीय, तुम संविधान बनाओ संविधान सभा, लेकिन हमको इस तरीके से जाना जाएगा कि भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान किसने तय किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में। और 1948 के बाद 1950 में इनको जेल हो जाता है, जानते होंगे आप लोग। ये कहा जाता है, बीजेपी के किताबों में लिखा जाता है, मुझे नहीं पता है, जेल हो जाता है। हम कंट्रोवर्शियल बात क्यों ही बोले, लाइव जा रहा है, और उसी जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मंत्रालय छोड़ देते हैं 1948 के बाद। इतना बड़ा काम करने के बाद ये भी जिजीविका माना जाएगा, ये भी इस व्यक्ति की महानता माना जाएगा। कितना बड़ा काम है, आप समझ रहे हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। ये तीनों चीज जो है कितना रिसर्च करने के बाद लाया गया है। ये देखने में लग रहा है कि 3 पॉइंट है, लेकिन इन तीनों को जब एक्शन में लिया गया होगा तो नेहरू को भी समझ में आया होगा कि कितना मेहनत करके ये 3 पॉइंट को अडॉप्ट किया गया है। और उसके बाद ये अपने ही मंत्रालय से, उद्योग मंत्रालय से रिजाइन करेंगे। पहले ऐसे उद्योग मंत्री हैं जो कैबिनेट से रिजाइन करेंगे, और उसके बाद इनको कांग्रेस कांग्रेस नहीं, सरकार, कांग्रेस मुंह से निकल गया, लाइव जा रहा है, बाद में ये स्ट्रीम्ड हो जाता है। तो कांग्रेस कह रहे हैं, सरकार के तरफ से इनको जेल कर दिया गया, और बीजेपी वाले लिखते हैं कि 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। खैर वो पॉलिटिकल मामला है, उससे हम लोग को क्या मतलब है। ये तीनों काम किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसके बाद आएगा 1956 की औद्योगिक नीति, जिससे क्वेश्चन इस बार आया था, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमको लगता है मेरा टाइम हो चुका है, हम 10 मिनट, शायद दुबे सर का टाइम ले भी लिए हैं 10 मिनट, ठीक है। 10, हाँ बोलिए। ऑनर या कैपिटलिस्ट लिख लीजिए, कैपिटलिस्ट। हाँ, अरे पूंजीपति ही निर्धारित करते हैं। आप सोचिए ना, पूंजीपति ही वहां का राष्ट्रपति बैठा है अमेरिका का, तो कौन किसके पक्ष में जाएगा? तब एक वहां कुछ नहीं है, जो बेचना है बेच दो, केस का बाल बिकेगा ना, अमेरिका में बेच दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशन बिकेगा, बेच दिया जाएगा। आंख का आंसू बिक रहा है, वो बेच दिया जाएगा। अमेरिका का बाजार ऐसा बाजार है, इसीलिए वहां का वहां का राष्ट्रपति हमेशा कौन बनता है? पूंजीपति बनता है। और भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में मोदी जी कल्हे आके रो दे 2 बार, सारा लोग वोट उनको दे देगा, जिता देगा। समझ गए बात? यहाँ कौन जीतता है? हमेशा जनता के बीच का व्यक्ति जीतता है, जो इमोशनल हो। और वहां कौन जीतता है? अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बड़ी स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक कंपनियां हैं, उनसे सर्वे कराया जाएगा और वहां का कोई पूंजीवादी व्यक्ति जीत जाएगा। ठीक, अब सुन लीजिए, हल्ला काहे करने लग गए आप लोग। दूसरा बात, 1956 हम लोग कल पढ़ेंगे। 1956 की औद्योगिक नीति, ये एकमात्र ऐसी औद्योगिक नीति होगी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कद को कल देखिएगा कि कितना ऊंचा है इनका कद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पॉलिसी को डिफीट करने के लिए, बाईपास करने के लिए उस वक्त के उद्योग मंत्री रहेंगे टीटी कृष्णाचारी। उनकी औकात नहीं होगी कि लोकसभा के पटल पर जाके और अगले पॉलिसी को पेश करें। तब नेहरू आएंगे और नेहरू ढाल बनेंगे वहां पे। नेहरू कहेंगे कि सबसे प्रिय जनता के हम हैं, जनता हमको सबसे ज्यादा मानती है। तो टीटी कृष्णाचारी को उद्योग मंत्री होते हुए उनको अब्सेंट करा दिया जाएगा लोकसभा से। अब्सेंट हो जाइए। पहला बार ऐसा होगा कि उद्योग मंत्री नहीं पेश करेगा औद्योगिक नीति। कौन पेश करेंगे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1956 में औद्योगिक नीति पेश करेंगे। भूल जाएंगे उस वक्त औद्योगिक नीति की उद्योग मंत्री को हटा दिया गया कि यदि ऐसा उद्योग मंत्री कोई साधारण उद्योग मंत्री पेश करेगा तो क्या हो जाएगा? जनता इन पे विश्वास ही नहीं करेगी, बवाल हो जाएगा, बलंडर हो जाएगा। और नेहरू पेश करेंगे आकर 1956 में औद्योगिक नीति, और उसमें बहुत मेजर चेंजेस किए जाएंगे। उसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या मेजर चेंजेस किए जाते हैं, किस तरह देश में क्या दिक्कतें आती हैं, हम इसको सीखेंगे वहां पे। और उससे प्रश्न इस बार भी बीपीएससी में आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डीपली पढ़ते हैं। और इस सब का जानते हैं कहाँ आएगा? आप जब मेंस राइटिंग करेंगे। इतना डीपली हम क्यों चल रहे हैं? फाउंडेशन बैच है आप लोगों का। हम आते हैं, आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताते हैं। अभी सिर्फ इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है, इसको जानेंगे। लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि आप आज़ादी के समय की नीतियों को जान लें, किस तरह से इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का प्रारूप अपने देश में बदला और किस तरीके से करवटें लेते हुए 1991 में आके एक नया प्रारूप ले लेगा, जिसमें मनमोहन सिंह का नया अवतार देखा जाएगा। और कौन? नरसिम्हा राव रहते हैं उस वक्त प्रधानमंत्री। नरसिम्हा राव आप देखेंगे 1991 में कि नरसिम्हा राव रात भर जगे रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, लगातार 6 बार फोन करते हैं। जब एस्टेंस प्रोफेसर कैम्ब्रिज में रहते हैं हमारे मनमोहन जी, 6 बार फोन करते हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ से फोन करेंगे कि इनको, मनमोहन सिंह को, कि मनमोहन तुम्हारी जरूरत है, आओ और देश को बचा लो, देश में मात्र 15 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। ये सोचिए, प्रधानमंत्री फोन करते हैं। रात भर सोए नहीं नरसिम्हा राव। देश में जब अकाल पड़ गया, 15 दिन का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था, तो प्रधानमंत्री नहीं सोते हैं, एकदम बेताब रहते हैं कि कब मनमोहन फोन उठा ले। मनमोहन सिंह का कद कितना ऊंचा है,
कल आपको बताएंगे पूरा डिटेल कैसे, क्यों कद इतना ऊंचा है, क्यों इतना महान व्यक्ति है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने वेबरेल स्कॉलरशिप होता है उसको पास किया है, 100% उस पर स्कॉलरशिप उसने लिया है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है। बहुत टफ एग्जाम होता है, उसको पास किया था उस वक्त इस इंसान ने, और तब जाके इनको एडमिशन मिला था कैम्ब्रिज में, है ना। कुछ भी लोग कह देता है प्रधानमंत्री ये है वो है, लेकिन कोई कैसा भी हो उसके ज्ञान का, आपको उसके ज्ञान का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और बताइए क्लास आज का ठीक लगा या नहीं, आप लोगों को ठीक लगा ना। अच्छा, कॉपी में आज हम कम लिखवाए हैं जान के, हमारा काम ये था इकोनॉमी से कनेक्ट करना आज आप लोगों को, ठीक है। अब कल से जो मेरा क्लास होगा उसमें हम आपको लिखवाएंगे भी, बताएंगे भी, और पूरा क्लास स्टोरी की तरह चलता रहेगा। दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप घर पे जाइए और डेली पढ़ के तब आइए, टीचर का एकदम क्लास लगना चाहिए, क्लास क्वेश्चन पे क्वेश्चन आना चाहिए, टीचर परेशान होना चाहिए, समझ गए। ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास।